What are your views on Zakir Naik? The brother asked a very good question. ऐसा हुआ कि एक बार कोई साहब थे, वो फेसबुक पे मुझे ट्रोल कर रहे थे बहुत देर से। तो उनका जो सरनेम था वो चतुर्वेदी। तो मैंने उनसे ऐसी मजाक में कहा कि आप गलत आदमी को ट्रोल कर रहे हैं। आपने नाम में चतुर्वेदी ज़रूर है आपके, लेकिन आपने 4 वेद नहीं पढ़े होंगे। मैंने 4 वेद पढ़े हैं और 5वां में लिख भी दूंगा। मैं पंचवेदी हूँ। ये जो हो रहा है इस मुल्क में, इस दुनिया में, उसके जिम्मेदार वो लोग हैं जो अपने आप को सभ्य मानते हैं, अपने आप को पढ़ा लिखा मानते हैं, समझदार मानते हैं, एलीट मानते हैं। उनके नाकारापन और उनके डिजर्शन की वजह से ये छिचोरों के हाथ में पूरे दुनिया का निज़ाम वही लोग चला रहे हैं। वो हमारा फेट डिसाइड कर रहे हैं। बिन लादेन सीधे टीवी पे आता था और ये कहता था कि हम काफिरों को मारेंगे। 4 पाक महीने ख़त्म होते ही और तुम काफिरों को ढूंढ के मार डालो। और उस पॉइंट पे उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं था सिवाय एक के कि वो बॉम्बिंग करें। इनको खास कुछ मिला नहीं, बट फिर भी ये डिक्लेयर हो गया शायद ओसामा बिन लादेन प्रेज्यूमेबली डेड। और उसी के 4 या 5 साल बाद अचानक से देयर कम्स इन अ वीडियो वेयर ओसामा बिन लादेन वंस अगेन सेज 9/11 पे जाके टीवी पे खड़े होके कौन बोला करता था कि दिक्कत सीमा पे नहीं है, दिक्कत दिल्ली में है। कौन उंगली उठा रहा था? कौन? हमारे पीएम साहब। बात करते हैं पाकिस्तान की। इतना ज़्यादा रेडिकलाइज्ड क्यों है? बीबीसी के साथ उसने दिया है। On the record, you're saying there are no militant leaders or leaders of any militant organization that are residing in Pakistan? No. एंड हियर कम्स द प्रॉब्लम कि आपके यहाँ पर अगर 2 या 3 लोग हैं, हाफिज सईद, मौलाना मसूद अजहर, अरे मैं बता वो रहा हूँ, साफ कहते हैं कि मैं इसका बैकग्राउंडर बता रहा हूँ आपको। 70s में क्या हुआ, जनरल वो ज़ियाउल हक स्कॉलर हैं जिन्होंने जो सिर्फ फंड रेजिंग करते हैं। वो कभी किसी जमाने में उन्होंने गंदगी साफ करी थी, लेकिन अब तो वो टेररिस्ट है ही नहीं। बैठ के बात करने के लिए एक आदमी राजी नहीं हो जाता, बम फोड़ देता है जाके। हेलो एंड वेलकम टू द मयंक वाजपेयी शो। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज के हमारे गेस्ट एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड जर्नलिस्ट और एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने एक्सपीरियंस पे बहुत सारी भविष्यवाणियाँ करते हैं और एक कटाक्ष के तौर पर और फ़नी तरीके से बहुत सारे कॉलम्स और पोस्ट्स लिखते हैं। उनका नाम मौलाना पंचवेदी और ऑक्टोपस बाबा भी पड़ा। तो उनके साथ बैठे हमने बात करी अभी करंट इशू पे, और साथ के साथ एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक जो हिंदू मुस्लिम होता है उस पर भी बात हुई। तो और जो भी क्वेश्चंस थे, एक काफ़ी सुलझा हुआ जो पर्सपेक्टिव होता है या एक नया पर्सपेक्टिव होता है। ही टुक ऑल द क्वेश्चंस एंड आंसर्ड इट। आई होप आपको अच्छा लगेगा। प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, कुछ फीडबैक हो तो। थैंक यू सो मच। एंजॉय द शो। स्वागत है मयंक वाजपेयी शो पर आपका। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। ओके, मौलाना पंचवेदी, ऑक्टोपस बाबा, ये सेल्फ प्रोक्लेम्ड नहीं। सबसे पहले तो ये बताओ, ये आपने अपने आप को दिए हैं कि जनता ने आपको नाम दिए हैं? ये यार, मौलाना पंचवेदी का तो बड़ा मज़ेदार मुद्दा है। ऐसा हुआ कि एक बार कोई साहब थे, वो फेसबुक पे मुझे ट्रोल कर रहे थे बहुत देर से। तो उनका जो सरनेम था वो चतुर्वेदी था। ओके। तो मैंने उनसे ऐसी मजाक में कहा कि आप गलत आदमी को ट्रोल कर रहे हैं। आपने नाम में चतुर्वेदी ज़रूर है आपके, लेकिन आपने 4 वेद नहीं पढ़े होंगे। मैंने 4 वेद पढ़े हैं और 5वां में लिख भी दूंगा। तो मैं पंचवेदी हूँ। तो वो मुझे पता भी नहीं था कि कैसे कोई पिक कर सकता है उस चीज़ को। वो बात आई गई हो। और अब वो एक दिन ऐसा हुआ कि ये हो गया, मतलब ये लिखा और हम भूल भी गए। एक दिन इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में एक बुक रिलीज़ का प्रोग्राम था। अशोक पांडे जी की किताब जो कश्मीर नामा है, उसका रिलीज़ वहाँ था प्रोग्राम। अब इनवाइट किया था, मैं आगे गया तो शुरू में जाके बैठ गया। तो फ्रंट वाली रूम में मैं बैठा हुआ था। पीछे से आवाज़ आई, अरे मौलाना। दोबारा फिर पीछे से आवाज़ आई, अरे भाई मौलाना आपसे ही कह रहे हैं। तो मैंने इधर देखा और लेफ़्ट राइट, तो वहाँ मेरे अलावा कोई मौलवी या कोई मुस्लिम नेम वाला नहीं था। तो मैंने पीछे मुड़ के देखा तो पुरुषोत्तम अग्रवाल जी बैठे हुए थे। ही इज़ अ नोन राइटर, अगर आप गूगल करेंगे तो। मैंने कहा मौलाना? बोले भाई वो मौलाना पंचवेदी की वजह से मौलाना कह रहे हैं। तो आई गॉट दैट नेम। और वो वहाँ से वो मजाक में शुरू हुआ, और उसके बाद में पता चला कि कोई वॉल पे नीचे आके लिख दे रहा है मौलाना पंचवेदी। 2-3 बार जब लिखा तो मौलाना पंचवेदी चल गया। सोशल मीडिया का ज़माना है। हम सोशल मीडिया से हमारा करियर शुरू नहीं हुआ था, लेकिन हाँ, उसने हमें लोगों के बीच में आउटरीच में और अपनी इमेज बिल्डिंग करने में मदद की है। और उसका सबसे बड़ा जो सरमाया या हमारी जो आमदनी है
1 रुपया हमें कभी नहीं मिला, नुकसान हुआ है, जॉब हमने खोई है सोशल मीडिया की वजह से, सोशल मीडिया की वजह से हमारी प्रोफाइलिंग हुई, हम टारगेटेड हुए, सब कुछ हुआ। लेकिन हाँ, 3 चीज़ें, एक अच्छे दोस्त, हमें बहुत सारे अच्छे दोस्त भी मिले, एक आइडेंटिटी मिली, और मजाक में ही सही मौलाना पंचवेदी या ये ऑक्टोपस बाबा। ऑक्टोपस बाबा क्यों कहते हो? ऑक्टोपस बाबा वाला मसला ये है कि भाई हम उस रेयर ऑफ द रेयरेस्ट ब्रीड में से हैं जिन्होंने शुरुआत में डिसाइड कर लिया कि हमें जर्नलिस्ट बनना है। हम इस स्ट्रीम में एक्सीडेंटली या फोर्सफुली नहीं आए थे, और घर वालों ने बड़ी कोशिश की, बहुत सारे हमें रोज़गार, रोज़ियाँ और सब कुछ दिखाया। और जब हमने ये डिसीजन लिया तो एक बार हमारे जो फैमिली में, चूँकि जॉइंट फैमिली है, चाचा वगैरह सब, और बड़े वेल इन्फॉर्म्ड और वेल एजुकेटेड लोग हैं, तो मेरे छोटे चाचा ने मुझसे कहा कि ज़िंदगी में एक चीज़ का ख्याल रखना कि तुम्हारे जो कज़िन्स हैं, जब आप 10-20 साल बाद उनसे अपने आप को कंपेयर करोगे फाइनेंशियली या करियर के लिहाज से, तो फिर ये मत कहना कि हम पीछे रह गए या हमने कुछ खो दिया। जो तुमने गेन किया होगा वो ये नहीं कर पाए होंगे, और जो ये गेन कर चुके होंगे तुम्हारे पास नहीं होगा। तो तुम्हें डिसाइड करना है पैसा कमाना है या जर्नलिज्म में जाना है। हमने कहा हमें जर्नलिज्म में जाना। ओके। तो वेल मेड चॉइस था। तो जब इतना ज़्यादा उसमें डूब के हमने काम किया, तो आप यकीन मानिए कि बहुत कम लोगों के, एक ज़माने में इंडिया टुडे और माया एक हिंदी में मैगज़ीन आती थी, उसकी जो फाइलिंग है उनके दफ्तर में भी ऐसे डेटेड नहीं होगी जैसी मेरे पास थी। मैं 6-7 से मैगज़ीन्स पढ़ रहा था, अखबार पढ़ रहा था, पॉलिटिकल कॉलम्स पढ़ा करता था, शौक़ था। तो वहाँ निकल के आए हम। तो अब पॉलिटिक्स हमारे, मतलब ऐसा लगता है हमें कि खून में सब चीज़ें घूम रही हैं, तो कई बार चीज़ें इंटरप्रेट भी कर लेते हैं और कनेक्ट भी हैं, ज़ाहिर सी बात है। अब आप जिस स्ट्रीम में, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो बिटवीन द लाइन्स पढ़ी जाती हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बिहाइंड द कर्टेन या बिहाइंड कॉग्निटो चल रही होती हैं, उन्हें बाहर लोगों को नहीं पता होता, हमें पता होता है क्या होने वाला है, क्या हो रहा है, सोर्सेज हमारे। अब उसमें दिक्कत 2 चीज़ें हैं भाई। एक तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है, लॉ कहता है कि आप जो चीज़ें सरकारी या उस पर या राष्ट्र हित में है, आप उन्हें या जो भी कानून के परव्यू में है, आप उन्हें पब्लिसाइज नहीं कर सकते। ख़ास तौर पे पार्लियामेंट से जुड़े इश्यूज़ हैं या जो भी लीगल इश्यूज़ हैं, तो उनमें थोड़ी हमें मतलब सावधानी बरतनी पड़ती है। और कुछ ऐसे इशू होते हैं जैसे कोई ऑफ द रिकॉर्ड बोल गया और उसके मुंह से ज़बान फिसल गई ही वाला मामला हो जाता। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने हो जाती हैं, तो अब उन्हें ऐसे तो लिख नहीं सकते आप। लेकिन हाँ, कई बार जब लोग कुछ लिख रहे होते हैं या सोशल मीडिया में देख रहे हैं कुछ ट्रेंड चल रहा होता है, तो उसमें इंटरवीन करके हम कई बार हिंट दे देते हैं कि आप गलत कर रहे हैं, ये होने वाला है, और वो अक्सर हो जाता है। तो लोगों को लगा कि यार ये आदमी, इसकी जो पॉलिटिकल प्रेडिक्शंस हैं वो इतनी एक्यूरेट कैसे होती हैं। जो चीज़ें हमें पता नहीं होती उसमें हम, ये कोई बाबागिरी वाली बात नहीं है, हम उसे प्रिडिक्ट करते ही नहीं। लेकिन हाँ, ये हुआ है कि अभी तक जो कुछ भी प्रिडिक्ट किया है 99.999% की उसकी एक्यूरेसी रही है। इस टर्म में जब लोकसभा के इलेक्शन हो रहे थे तो आपको पता था कि कांग्रेस जीतेगी, रूट कर रहे थे, या फिर पता था कि बीजेपी? मुझे पता नहीं, आपसे मेरी उस ज़माने में बात हुई नहीं हुई, लेकिन मैं ज़्यादातर लोग बिल्कुल होती थी, और लोग मानने को तैयार नहीं थे। आई वाज सेइंग कि कांग्रेस सरकार के करीब पहुंच रही है, और अपोजिशन के साथ ब्लेंडर ये था, पॉलिटिकली उन्होंने ब्लेंडर किया, मतलब उनके पास अपॉर्चुनिटी थी। लेकिन एक युद्ध में और चुनाव में एक चीज़ होती है, कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत सारी चीज़ों को डिफ़ाइन करता है। पहले 2 फेज़ तक कांग्रेस के एलाइज, कांग्रेस में तो बहुत सारे लोग मान रहे थे कि हम अच्छा लड़ने जा रहे हैं, अच्छा कुछ करने जा रहे हैं, बट उसके एलाइज में बहुत सारी पार्टीज़ ऐसी थीं जिन्हें ये यकीन नहीं था कि हमें इतना अच्छा रिज़ल्ट मिलने वाला है। और उस लो कॉन्फिडेंस की वजह से उन्होंने कम से कम 10 से 15 सीट लूज़ की, जो बहुत क्लोज कंटेस्ट थे। वहाँ पे अगर थोड़ा सा उन्होंने जो लास्ट मोमेंट में जो पुश चाहिए होता है, 2000 वोट वाला, 5000 वोट वाला, 1% वोट को मायने नहीं रखता है भाई। जब 12-15 लाख का पोलिंग है किसी कॉन्स्टिट्यूंसी का, और वहाँ 20-30 हज़ार से अगर चुनाव हार गया, तो वो 1% का भी मार्जिन नहीं है। आपने बहुत सारी दुनिया देखी है, बहुत एक्सपोजर रहा है आपको, गवर्नमेंट, हाई लेवल ऑफिसर्स, वाइस प्रेसिडेंट ऑफिस, सब जगह आपने काम किया, ठीक है। यू आर, वी कैन कंसिडर यू इन द बकेट ऑफ अ वेरी वेल एजुकेटेड मुस्लिम ऑफ इंडिया। और मैं ये बात स्पेशली पूछ रहा हूँ क्योंकि अभी हम मौलाना या क्लरिक की बात कर रहे थे। व्हाट आर योर व्यूज़ ऑन जाकिर नाइक?
देखिए 90s के बाद की जो दुनिया है वो सोशल मीडिया और टेलीविज़न वाला वर्ल्ड है, और उसमें बहुत सारे चेहरे टेलीविज़न की वजह से और सोशल मीडिया की वजह से पॉपुलर हो गए। और उसमें इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन IRF और इस तरह के जो लोग हैं, जाकिर नायक अकेले जाकिर नायक नहीं, हमने देखा कि QTV और वो जो फ्री टू एयर चैनल्स का जो ज़माना था उसमें ताहिरुल कादरी, जाकिर नायक, मौलाना इसरार अहमद, लोग जानते होंगे, उसमें बहुत सारी बातें इनकी हमने सुनी। मुझे उनके क्रेडेंशियल नहीं मालूम कि किस मदरसे से पढ़े हैं वो, मुझे नहीं मालूम कि साहब उनका क्लैर्जी में उनके पास डिग्री है या नहीं, उनकी जो ड्रेसिंग है वो आपने कभी मौलवी वाली नहीं देखी होगी। बहुत सारी बातें उन्होंने जो आम डिस्कोर्स में है वो उन्होंने बोली, और बहुत सारी बातें ऐसी बोली जो कंट्रोवर्शियल थी, इसमें कोई शक नहीं है। और मेरा उनके साथ जो एतराज़ है, मतलब या उनके साथ जो समर्थन है, वो ये है कि भाई जो सब कर रहे हैं वो भी वो कर रहे हैं। एक रिलीजियस फेस बन के और टेलीविज़न पे जो एक आदमी को करना चाहिए, और एक एज अ मिशनरी अगर अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहा है तो अपने रिलीजन को प्रोपेगेट भी करेगा, डोमिनेट भी करेगा और दूसरे को निगेट भी करेगा। बट एज अ सेक्युलर पर्सन, क्योंकि मेरा जो स्ट्रीम है वो, मैं मतलब मौलाना वो सब अपनी जगह है, बट मैं अपने आप को जो कंसीडर कर रहा हूँ, मैं अपने आप को प्लेस करता हूँ सेंट्रिस्ट उसमें, ना इधर ना इधर। उसमें मेरा जो नज़रिया उसमें यह है कि आप किसी के रिलीजन को निगेट करके या डोमिनेट करके आप अपने आप को अच्छा प्रूव नहीं कर सकते। वहाँ उन्होंने गलती की, कुछ लोगों को बुरा लगे या ना लगे, लेकिन मैं मानता हूँ कि हाँ उन्होंने वहाँ पे गलती की और अपनी अच्छाई बताइए, कोई वो नहीं है। मयंक वाजपेयी बहुत अच्छे आदमी हैं, ब्राह्मण हो सकते हैं वाजपेयी सरनेम की वजह से, उनका रिलीजन बहुत अच्छा है, वो अपनी अच्छाइयाँ बयान कर रहे हैं, मुझे इसमें क्या एतराज़ हो सकता है। उनका रिलीजन अच्छा है और वो अच्छा बर्ताव कर रहे हैं। भाई रिलीजन अच्छा होने का अलग चीज़ है, और मयंक वाजपेयी का जो पर्सनल कैरेक्टर है, पर्सना है, वो अलग चीज़ है। वो रिलीजन को कितना फॉलो कर रहे हैं। आप हिंदू घराने पैदा होगा, आप हिंदुज़म को कितना मान रहे हैं। मैं मुस्लिम घराने में हूँ या मैं मुसलमान पैदा हो गया, ये मतलब मेरी कोई चॉइस नहीं थी, बाय डिफ़ॉल्ट है जो भी है। अब उसमें मैं कहूँ कि साहब मेरा रिलीजन सबसे अच्छा है, आई एम द बेस्ट, तो जो बेस्ट जो मैं बोल रहा हूँ वो मेरे एक्ट्स में, मेरे डीड्स में दिखना चाहिए। मैं लोगों के साथ अच्छा ही कर रहा हूँ या मैं ऐसा कर्म कर रहा हूँ, तो आदमी खुद ही कह देगा यार नहीं तुम अच्छे। आपको पता है वो भी प्रॉब्लम नहीं है, हर आदमी ये कह सकता है कि उसका रिलीजन बेस्ट है। नहीं, अब मैं कहूँ नहीं तुम भी मानो कि मेरा रिलीजन बेस्ट है, यहाँ तो प्रॉब्लम होगी ना। मैं तुमसे नारे लगवाने लगूँ, तुम मुझसे लगवाने लगो। वो जो खुलेआम, और आई थिंक ये किसी और रिलीजियस गैदरिंग अगर उसे कहें या फिर प्रोपेगेट करने के रिलीजन जो गैदरिंग कहें, किसी भी गैदरिंग में, करेक्ट करिएगा अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो, बुलाकर और इस बेस पे आंसर नहीं दिया जाता है कि पहले अगर मैंने आपका आंसर दे दिया तो आप कन्वर्ट हो जाओगे। मतलब मुझे तो ये भी पता है कि थ्योरीज ये भी कहती हैं कि वो स्टेज्ड होता है या फिर ऐसा होता है, बट क्लरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सही है वो। यार टेलीविज़न शो है और चूँकि मैं टेलीविज़न से जुड़ा हूँ तो मुझे पता है कि वहाँ क्या हो रहा है, और उस तरह के बहुत सारे शोज़ खाली उनके लिए नहीं। मैं जाकिर नायक छोड़ दीजिए, मैं बहुत सारे बाबाओं के, बहुत सारे मौलवियों के, मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहता उसमें, लेकिन हमने ऐसे शो रिकॉर्ड भी किए और रिकॉर्ड होते भी देखे, हमें मालूम है क्या चल रहा है। तो वो ठीक है, उनकी दुकानदारी है, वो अपने उसके लिए ठीक है जो कर रहे हैं। मेरा जो एतराज़ है या मुझे जो दिक्कत होती है तब होती है जब आप कहें कि मेरी जो आइडियोलॉजी है वो आप मान लीजिए। उसमें दिक्कत ये होती है कि जब आप यहाँ भी छोड़ दीजिए, आप एक प्रेसिडेंस गलत सेट कर रहे हैं। आप जहाँ डोमिनेटिंग है, आपने शोर मचा दिया कि मैं कन्वर्ट करा रहा हूँ, और आप उस कन्वर्जन को जस्टिफाई भी कर रहे हैं कि साहब मैंने अपना रिलीजन प्रोपेगेट किया, लोगों को मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो फिर आप घर वापसी पे एतराज़ नहीं कर सकते। मेरी जो लड़ाई है, आपने देखा भी होगा कई बार, मैं लोगों से लड़ रहा हूँ कि भाई क्यों आप रिलीजन में जो है आप क्यों इस बात पे अमेंड हैं कि साहब ये लोग जो हैं घर वापसी करें, या ये क्यों आप पुश कर रहे हैं कि या ये आपके यहाँ इतना परेशानी है और आपका रिलीजन बहुत ही मीन है। मैं आपको आपके खान पान की वजह से या आपकी जो रस्में हैं या आपके जो सो कॉल्ड जो ट्रेडिशंस हैं या आपके देव और देवताओं की वजह से मैं आपको जलील करने पर आमादा हो जाऊँ, या आप मेरी कोई रिलीजन में से कोई एक लाइन उठा लें और उस पर कहें कि आपके यहाँ तो ये बुरा हो रहा है। आप किसी, अब उसका एक एग्ज़ाम्पल मैं बताऊँ आपको, खैर जब इसमें आ ही गए हैं, 3 तलाक, हलाला, ये सारे इशू इस पे सोशल मीडिया पे बाकायदा टारगेट एक IT सेल्स हैं, पूरी कम्युनिटी को टारगेट कर रखा है। 72 72
जबकि मज़े की बात क्योंकि ये है, हम जाकिर नायक पे बात कर रहे हैं तो, और ये वापस से पता नहीं मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा क्लिप लगाने के लिए, बट ज़रूर लगाना चाहूँगा फुटेज। एक बंदा था और वो आई थिंक ही वॉज नॉट फ्रॉम मिडल ईस्ट, ही वॉज नॉट फ्रॉम साउथ ईस्ट एशिया, ही वॉज फ्रॉम समवेयर यूरोप का था या फिर नॉर्थ अमेरिका या साउथ अमेरिका में कहीं रहता था, प्रैक्टिसिंग मुस्लिम था लेकिन डॉक्टर था। तो वो पूछता है कि मैं इंसानियत के लिए काम कर रहा हूँ, तो मदद मतलब सबाब कर रहा हूँ मैं कि नहीं कर रहा हूँ, कि आई एम अ डॉक्टर, पैसे चार्ज करता हूँ बट मैं काम कर रहा हूँ। ऑन विच जाकिर नायक टोल्ड हिम दैट ब्रदर दिस वुड नॉट बी जिहाद, जिहाद इज़ मेकिंग श्योर दैट वी फॉलो द एवरीबडी फॉलोज द ऑर्डर ऑफ अल्लाह। सो येस, ऐसे ऐसे स्टेजेस से ऐसी बात कहीं ना कहीं और इन लोगों ने बोली है, जिसके वजह से एक पॉइंट था जब, वापस से हम एक दूसरे चैप्टर में चले जाएंगे, लेकिन बिन लादेन सीधे टीवी पे आता था और ये कहता था कि हम काफिरों को मारेंगे। मैं इसके आपके जो सवाल है इसे 3 हिस्सों में डिवाइड करूँगा। जिहाद की जो टेक्निकल डेफिनेशन है, अगर मैं उसे बहुत ही सिंप्लीफाई करूँ या बहुत ही आसान बताइए, हमारे व्यूअर्स के लिए बताइए हाँ। प्लीज़। क्योंकि क्लैरिटी बैकग्राउंड की वजह से मैं बता रहा हूँ, मतलब मैं मौलवी नहीं हूँ या उसे डिफाइन करने के लिए, लेकिन मैंने जो मेरे घर में जो मुझे बताया गया, मेरे दादा, मेरे चाचा, मेरे बाप कहते कुरान थे, में क्या लिखा हुआ है उसके और हिसाब से। कुरान का भी बता रहा हूँ। जिहाद तो खुदा की राह में एक वर्ड है कि खुदा की राह में हर वो एक्टिविटी जो किसी पॉजिटिव रिजल्ट या आउटकम के साथ आए, वो जिहाद है। आप सोसाइटी को, अपने मुआशरे को अच्छा करने के लिए पढ़ रहे हैं, वो भी जिहाद है। ओके। जिहाद एज अ टर्म आप उसे कैसे डिफाइन कर रहे हैं, किस तरीके से इन लोगों ने उसे नलीफाई किया, मॉडिफाई किया, वो हमें नहीं पता, या उसे कैसे हमारे गले में लटका दिया गया। वरना हमें तो ये समझाया गया था जिहाद, अगर इवन आप जिस कन्फ्लिक्ट के उसमें टोन में बात कर रहे हैं, उसमें भी ये था कि उस दीवार की मानिंद है जो अपनी पोजीशन छोड़ने के लिए ना 1 इंच पीछे हटती है, ना किसी के राइट्स को इंक्रोच करने के लिए 1 इंच आगे बढ़ती है। मेरा जो आइडियोलॉजी, मेरा जो रिलीजियस, जो मेरे फंडामेंटल्स हैं, मैं उनके ऊपर खड़ा हुआ हूँ। आप उन्हें अगर अटैक करेंगे तो मुझे डिफेंड करना मेरी जिम्मेदारी है। मैं जिहाद कर रहा हूँ। ओके। और अगर मैं आपके फंडामेंटल्स को तोड़ने के लिए आगे बढ़ रहा हूँ तो मैं जिहाद नहीं कर रहा हूँ। मैं एक जगह खड़ा हुआ हूँ, आप आके सिर मार लीजिए, सिर पटक लीजिए, भाई आपकी गलती, आप क्यों आ रहे हैं? डिफेंड करना मेरा फ़र्ज़ हो जाएगा। और बल्कि इस डेफिनेशन के हिसाब से अगर मैं देखूं तो जो मुस्लिम वर्ल्ड में जो ब्लंडर हो रहा है कि मतलब आप कहीं लड़ने जा रहे हैं तो आप उसे जिहाद कर रहे हैं, और जहां आपको लड़ना चाहिए वहां नहीं लड़ रहे हैं, तो आपको पता ही नहीं कि वहां जिहाद करना चाहिए। आप वो मिस इंटरप्रिटेशन की तो बात है। जहां जिहाद करना चाहिए तो वहाँ किया ही नहीं आप लोगों ने, आपने छोड़ दिया। भाई मुझे मेरी रिलीजियस प्रैक्टिस से अगर कोई रोकेगा, मतलब मैं नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ, 5 टाइम की नमाज़, माइक वाइक छोड़ दीजिए, मैं लाउड स्पीकर को हटा दीजिए, मैं अपने घर में नमाज़ पढ़ रहा हूँ बंद कमरे में, आप अपने बंद कमरे में घंटी बजा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, मेरी सेहत पे क्या असर पड़ रहा है? या मैं नमाज़ पढ़ रहा हूँ, आपको क्या परेशानी होनी चाहिए? अब अगर कोई आके मेरे आगे से मुसल्ला उठा के ले जाए तो मुझ पर है कि मुझे उसे डिफेंड करना है। जिहाद इसलिए था, और जिहाद की जो सो कॉल्ड आयतें बड़ा डिफ़ाइन करके लोगों को बताई जाती हैं कि साहब कुरान में भी लिखा, आसमानी किताब, ये तो आईटी सेल ने तो इसे मतलब पूरा हाइप कर रखा है। उसमें भी अगर आप जाके देखेंगे तो उसमें कुरान के साथ में एक बड़ी मज़ेदार चीज़ ये है कि लोग कहते हैं उसका ट्रांसलेशन पढ़ो, ट्रांसलेशन पे कुरान नहीं चलता है। कुरान में कुरान का जो स्क्रिप्चर है वो, उसका ट्रांसलेशन और उसका कंटेक्स्ट क्या है, कब आई आयत, किस मुद्दे पे आई, क्यों आई, जब तक उसका बैकग्राउंडर नहीं पता आपको, आप उसे इंटरप्रेट नहीं कर सकते। वो सिंपली ऐसे कि मार दीजिए, नहीं भाई नहीं मार दीजिए। जैसे एक वो आयत है कि जो जैसे मतलब राइट विंग बड़ा प्रोपगेट करता है कि वो 4 पाक महीने ख़त्म होते ही और तुम काफिरों को ढूंढ के मार डालो, आता है ना, वो किस कंटेक्स्ट में है? वो उस कंटेक्स्ट में है कि प्रॉफेट मोहम्मद, ही वाज रिजाइडिंग इन मक्का, ही वाज फोर्स टू लीव हिज होम, अपना घर छोड़ना पड़ा, अपना ख़ानदान, अपनी ज़मीन, अपना सब छोड़ के मदीने में जाके वहाँ से कई 100 किलोमीटर दूर जाके उन्होंने पनाह ली दूसरे कबीले में जो अपने लोग नहीं थे, जान बचा के भागे वहाँ से, सबको पता है बात। वहाँ जाके भी बाकायदा उनके पीछे जो उन्हें चेज़ करने वाले लोग थे वहाँ तक पहुँचे लड़ने के लिए, और जब चेज़ वहाँ करने पहुँचे तो वहाँ उस लड़ाई में वो लोग हार गए जो चेज़ करने गए थे। वहाँ बाकायदा एक ट्रीटी हुई
जिसे सुलह हुदैबिया हम लोगों में कहते हैं। और उस ट्रीटी की शर्त ये थी कि भाई विक्टर की शर्तें होती हैं, लेकिन वहाँ ये था कि ठीक है हम आपको जो है छोड़ दे रहे हैं, जो हमारे जो लोग हैं जो आपके शहर में मक्का में रह गए हैं आप उन्हें परेशान नहीं करेंगे, अगर वो रिलीजियस प्रैक्टिस अपनी कर रहे हैं तो उसमें आप अड़ंगा नहीं लड़ाएंगे, और आप अब हमसे लड़ाई नहीं लड़ेंगे। और वो लोग वहाँ से निकल के आए और उन्होंने फिर उठा के उन्होंने जो ट्रीटी हुई थी वो वहाँ ट्रीटी हुई और यहाँ के तोड़ दिया उन्होंने। उसके बाद ये आया था कि अब ये लोग जो हैं अब ये डिज़र्व नहीं करते हैं कोई पीस ट्रीटी। नौ जैसे ही आपका टाइम ख़त्म हो चेज़ देम एंड इन्हें हटा दीजिए, आप इनसे लड़िए। वो था मामला। अब उसे कोई इवन जाकिर नायक छोड़ दीजिए, कोई भी मौलवी आके कह दे कि बोले साहब कुरान में लिखा है कि आई विल चेज़ देम, नो। अच्छा, उसमें भी बाकायदा बड़ा मुसलमानों को लेके एक ये बड़ा मिसकंसेप्शन भी है कि बड़ी होमोजीनियस सोसाइटी है। इट्स नॉट ए होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस सोसाइटी है। इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स हैं, इंटरप्रिटेशन के भी झगड़े हैं। हालांकि ये अच्छी बात है कि इसके बावजूद कम से कम एक खुदा पे या एक नमाज पे या कहीं एक जगह वो एक जगह यूनाइट हो जाते हैं। तो ये पॉजिटिव है। नेगेटिव ये है कि जो एक आम हिंदुस्तानी सोसाइटी में वो मुसलमानों के अंदर भी सबके अपने अपने इंटरप्रिटेशन है। और इंटरप्रिटेशन का जो गलत होने का जो रीज़न वो ये है कि जिन लोगों की जिम्मेदारी थी, जो टॉप लेवल पे जो क्लैरिजी थे, जो पीछे पढ़े लिखे लर्नड लोग थे, वो बैक बर्नर पे चले गए, पीछे चले गए, बैक स्टेज उन्होंने ले लिया। और हर रिलीजन की तरह, मतलब मैं खाली मुसलमानों को ही इसमें क्यों अपने गले गिल्ट डालूं, ये सभी रिलीजन्स में आपके यहाँ भी हुआ। आप ये देखिएगा, मैं आपको एक एग्जांपल दूं, अपनी सोसाइटी में आप देखिएगा जागरण का चंदा लेने कौन आता है? कोई शरीफ या पढ़ा लिखा आदमी, या कोई अगर कोई इवेंट हो रहा है या धार्मिक इवेंट हो रहा है उसमें सबसे आगे आगे जो उछल कूद मचा रहा है कौन है? क्या आपकी फैमिली कितने लोग जा रहे हैं साहब उसमें? दूसरा छोड़ दीजिए, आप कभी गए? नहीं, मेरे पास थोड़ा सा टाइम इस चीज़ के लिए कम रहता था कि चंदा वंदा मांगना वैसे भी टाइम भी नहीं है। और उसके बाद आपके जो ऑब्जेक्टिव हैं अलग हैं। एक टेस्ट आपको बता रहा हूँ, आप घर जाइएगा और भगवान ना करे मोहल्ले में अगली बार किसी की डेथ हो, तो जब वो शव यात्रा शुरू हो आपकी, तो आप देखना बाकी लोग जो शव के पीछे पीछे चल रहे हैं वो अलग है, लेकिन वो जो आगे जो चिल्ला रहा होगा राम नाम, उस आदमी की शक्ल देखना। वो है जिसे कोई शरीफ आदमी अपने दरवाजे पे बैठने नहीं दे रहा, अपने घर में नहीं आने दे रहा है, जिसे मोहल्ले में जिसका कोई वजूद नहीं है, वो उस दिन बता रहा है कि भाई मैं भी हूँ, मुझे पहचान लो। रिलीजन जैसे वो था ना कि जो देशभक्ति उन्होंने कहा कि वो स्काउंडर्स का या जो फ्रॉड लोग हैं उनके छुपने का एक बड़ा अच्छा ज़रिया है, उसी तरीके से रिलीजन भी जो सोसाइटी के जो डिस्कार्डेड लोग हैं, जो छिछोरे लोग हैं, जो कुंठित लोग हैं और जिन्हें सोसाइटी में बराबरी नहीं मिल रही, उनके छुपने का सबसे बढ़िया तरीका बराबरी पाने का, उन्हें चेहरा दिखाने का। उसके अलावा कोई भाई आप हैं, आपके पास करियर में आपने बहुत सारे बड़े काम कर लिए, आपको बताने को बहुत कुछ है, उनके पास बताने के लिए कुछ नहीं, उनके पास वही है। वो नारा भी लगाएगा, शोर भी मचाएगा और मोहल्ले में कहेगा भाई हम भी रेलेवेंट हैं, हमारी रेलेवेंस को मान लो। बस इतना सा झगड़ा वो सभी रिलीजन में हो रहा है। वो छिछोरा जो वर्ग है, अच्छे लोग जो सो कॉल्ड अपने आप को बड़ा मुहज़्ज़ब और बड़ा इलीट मानते हैं, यार ये हमारा काम नहीं है, पॉलिटिक्स हमारा काम नहीं है, रिलीजन हमारा काम नहीं है। भाई तुम्हारा काम नहीं है तो काम तो होगा, आप हटेंगे तो कोई और आएगा। आप या तो आप उसे जिम्मेदारी को ले लीजिए। और ये जो हो रहा है इस मुल्क में, इस दुनिया में, उसके ज़िम्मेदार वो लोग हैं जो अपने आप को सभ्य मानते हैं, अपने आप को पढ़ा लिखा मानते हैं, समझदार मानते हैं, एलीट मानते हैं। उनके नाकारापन और उनके डिजर्शन की वजह से ये छिचोरों के हाथ में पूरे दुनिया का निज़ाम वही लोग चला रहे हैं। वो हमारा फेट डिसाइड कर रहे हैं। जो घर का सोसाइटी का डिस्कार्डेड आदमी वो बता रहा है कि हमें कैसे चलना चाहिए और कैसे करना चाहिए। बात करते हैं पाकिस्तान की, स्पेशली मुस्लिम मेजॉरिटी नेशन। इतना ज़्यादा रेडिकलाइज्ड क्यों हैं? और वो नहीं होता जैसे कुछ लोग होते हैं जिनकी एक क्या आदत होती है, घूम घूम के सब कोंगली करेंगे, है ना। और एटलीस्ट मेरी लाइफ स्पैन में जो मैंने देखा है, तो 2 बम वहाँ मार दिया, 2 बम उधर मार दिया, घूम घूम के। आई थिंक ऐसा वर्ल्ड में कोई कंट्री जो मेजर जितने भी ग्लोबल इकोनॉमीज़ हैं, कंट्रीज़ हैं, उनमें सब में कुछ ना कुछ
बहुत अच्छा काम किया है पाकिस्तान ने, ठीक है। साथ के साथ एक और चीज़ होती है कि एक जो इग्नोरेंस है कि अरे अरे हमसे, वो नहीं शैतान लोग जो होते हैं कि हमसे ज़्यादा सीधा तो पूरी दुनिया में कोई है ही नहीं, और ऐसा होता है कि ओसामा बिन लादेन निकल आता है सीधे वहाँ से, है ना। वाई डू यू थिंक दैट पाकिस्तानी बेल्ट जो है स्पेशली, चाहे वो ऊपर KPK हो या फिर पूरा पाकिस्तान एज अ होल, और अफ़गानिस्तान को भी कुछ इंक्लूड कर देते हैं अगर बात करते हैं वहाँ के लोगों की, ये थोड़े से हॉट हेडेड और जो रेडिकलाइज्ड एक्सट्रीमिस्ट्स, क्यों, क्या सीन है इनका, और इनको बस सिर्फ मार करके ही क्यों ऐसे मज़ा आती है? मैं ये सवाल एक्सपेक्ट यूँ कर रहा था क्योंकि आमतौर पे एक आम हिंदुस्तानी मुसलमान को लेके एक आम जो हिंदू है उसके मन में पाकिस्तान से शुरू होकर पाकिस्तान पे उसका जो थॉट है वो ख़त्म होता है। तो ये मैं मन से मान के चला था कि ये सवाल मेरे सामने ज़रूर आएगा। मैं आपसे इसलिए नहीं पूछ रहा हूँ, मैं आपसे सच्ची इसलिए पूछ रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं उसका वापस से आपका एक्सपोजर है कि आप बता सकते हो। हाँ, मैं बता सकता हूँ उसे, लेकिन अब उसका दूसरा जो इस सवाल का जवाब मुझे क्यों नहीं देना चाहिए, इसलिए कि भाई मसला यही है कि हिंदुस्तान का जो माइनॉरिटीज़ है वो पाकिस्तान बनने का सबसे बड़ा विक्टिम है। हिंदुओं ने उसकी इतनी कीमत नहीं चुकाई है जितनी माइनॉरिटीज़ ने पाकिस्तान बनने की कीमत चुकाई है। आप जब माइनॉरिटीज़ बोल रहे हो तो इंडियन मुस्लिम्स ने कुछ नहीं, खाली मुस्लिम नहीं बोल रहा हूँ मैं, इवन सिख्स में पाकिस्तान बनने का सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ सिख कम्युनिटी को। मार्शल रेस थी, 2 हिस्सों में बढ़ गए, बेचारे बेघर हो गए, अपरूट हो गए। पाकिस्तान में शानदार उनके कारोबार थे, आप पेशावर से लेके और ऊपर अगर जाए, मेरे बहुत सारे सिख दोस्त हैं और मेरा मतलब हिस्ट्री को हम नहीं बदल सकते जो पीछे, और मैं बार बार ये कहता हूँ कि हिस्ट्री सबक सीखने का ज़रिया है, लड़ने का मौजू नहीं है। और उसका लेसन यही था कि हमने जो पास्ट में गलतियाँ की हमें नहीं दोहरानी चाहिए थी। और ये मैं तस्लीम करता हूँ कि भाई पाकिस्तान वाज अ ब्लेंडर और फॉर अ मुस्लिम्स वो मास ब्लेंडर है। तो ये तो हो गया इधर वाली बात। अब आपने कहा कि पाकिस्तान ऐसा क्यों करता है, घूम घूम के ऐसा वैसा, उसमें अगर आप जाएंगे तो 2 रीज़न पाकिस्तान के बनने के जो हैं, अगर जब तक आप उन्हें ठीक से स्टडी नहीं करेंगे तो आपको उन चीज़ों की क्लैरिटी नहीं होगी। ये सच है कि पाकिस्तान का जो पार्टीशन ऑफ इंडियन डोमिनियन ऑफ द ब्रिटिश रूल, मैं उसे हिंदुस्तान का बंटवारा नहीं कहता, ब्रिटिश का एम्पायर था, दे वर द सॉवरेन नेशन, उनकी सॉवरेनिटी थी और हम गुलाम थे, आप भी हम भी, कोई अलग नहीं था। तो उसमें ना हमारी देने की औकात थी ना लेने की औकात थी। मालिक जैसे अपने हिस्से को जानवरों में या इंसानों में बांट के चले गए और एक दीवार खींच के अपने हितों की रक्षा के लिए, जिसके लिए भी उन्होंने किया, वो करके चले गए। अभी आज ही कल में मैं अपने एक मित्र का कुछ पढ़ रहा था, तो बहुत अभी तो हिंदुस्तानियों को ये भी क्लैरिटी नहीं कि जब पार्टीशन हुआ तो दोनों तरफ के जो मिलिट्री जनरल्स थे वो दोनों ब्रिटिश थे, और इवन कश्मीर की लड़ाई में दोनों तरफ ब्रिटिश जनरल थे, और उन्होंने सीज फायर भी तय कर दिया और उन्होंने लड़ाई भी तय कर दी, और कब लड़ना कब हटना ये सब होता रहा। तो ये सब चीज़ें अपनी जगह हैं। तो पाकिस्तान का एक तो ये था कि ये तो इस पर तो कोई इनकार है ही नहीं कि उसका जो फॉर्मेशन हुआ वो रिलीजियस ग्राउंड पे हुआ। अब पाकिस्तान चूँकि रिलीजियस ग्राउंड पे बना तो उसे मुसलमानों का तर्जुमान भी बने रहना था। भाई स्पोक्स पर्सन कौन बनेगा? जो रिलीजन के नाम पे, जिन्ना ने क्या कहा था? जिन्ना ये तो कह रहा था कि भाई जो 1 मैन 1 वोट वाली जो डेमोक्रेसी है उसमें मुसलमानों के हित जो हैं उनकी रक्षा नहीं हो पाएगी, या अल्पसंख्यक जो हैं वो बहुसंख्यकों के शासन में ग़ुलाम बन के रह जाएंगे। इट वाज हिज थॉट। और गांधी का जो थॉट था वो कह रहे थे कि नहीं भाई, हम एक इंक्लूसिव सोसाइटी बना रहे हैं जहाँ पे सब इक्वल होंगे। वो 1 मैन 1 वोट वाली डेमोक्रेसी के ऊपर वो बवाल था। और ये हिंदू महासभा क्या कह रही थी या मुस्लिम लीग क्या कह रही थी, हम इसमें ना जाके, क्योंकि बहुत लंबा ये अलग इशू है। अभी सिर्फ पाकिस्तान की बात करते हैं, वो अलग इशू हो जाएगा। लेकिन पाकिस्तान बना रिलीजियस ग्राउंड। लेकिन उसी बीच में अगर आप देखेंगे गौर से, अगर आप पढ़ेंगे, पाकिस्तान बनने का एक और रीज़न ये था कि ब्रिटिशर्स जब इंडिया से जा रहे थे तो आप अगर इंडोनेशिया से और ईरान और पूरा देखेंगे आप, तो इट वाज लेफ्ट क्रिसेंट, लेफ्ट का डोमिनेंस था। ईरान में भी तब तक ये थियोक्रेसी वाली सरकार नहीं आई थी, मौलवी वाली, मोहम्मद मुसद्दिक और ये सब, वो लेफ्टिस्ट वहाँ रूल कर रहे थे। रशिया लेफ्ट था, चाइना लेफ्ट था,
अफ़गानिस्तान में लेफ़्ट सपोर्टेड किंग था, इधर लेफ़्ट की सरकारें चल रही थी। तो ब्रिटिशर्स को मालूम था एक बार अगर हम इसे छोड़ के बिना अनडिस्प्यूटेड छोड़ के चले गए इस रीजन को, तो यहाँ पर हमारी दोबारा एंट्री नहीं होगी। तो पीछे से कैसे उन्होंने सपोर्ट किया, क्या किया, या जो भी, ये तो अभी भी आजकल हम देख रहे हैं मीडिया कैसे एजेंडा सेट करती है, उस ज़माने भी सेट हो रहा होगा। रूलर अपने हिसाब से सारी चीज़ें तय कर लेता है, जस्टिफाई भी कर देता है, और अपने एक्शन को उसने हमारे गले डाल के जो भी किया हो, लेकिन वो बन गया। पाकिस्तान का फेलियर का सबसे बड़ा रीज़न ये रहा कि पाकिस्तान का मुस्लिम वर्ल्ड में डेमोक्रेसी के साथ मुसलमानों का पहला अफेयर था, और उन्होंने एक अटेम्प्ट किया कि हम एक डेमोक्रेसी मुसलमानों के मुआशरे में एक डेमोक्रेटिक स्टेट बना के, और हम बड़ी बड़ी बातें होती थी, और ये होता है जब जो थिंकर होते हैं या जो क्राफ्ट करते हैं चीज़ों को, जो हमारे जो फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उनकी बातों में और हम अपने एक्शन में जब कंपेयर करते हैं तो बड़ा फेलियर है या बहुत फ़र्क है। तो वो पाकिस्तान में भी हुआ, बड़ी बड़ी बातें करते थे, हम ये कर देंगे इतना बड़ा, और आज हिंदुस्तान का जो मुसलमान गाली खा रहा है उसका एक रीज़न ये भी है कि पाकिस्तान इज़ अ फेल्ड स्टेट। पाकिस्तान इज़ अ फेल्ड स्टेट। ओके। पाकिस्तान अगर दुबई या दोहा बन गया होता तो कोई हमें पाकिस्तान जाने का ताना नहीं देता। हम जो ताना सुनते हैं पाकिस्तान चले जाओ, नहीं, लेकिन स्टार्टिंग से आई थिंक 47 के बाद इंडिया पे तुरंत अटैक कर दिया भाई, वो उसकी मजबूरी थी। और मेरा भी क्वेश्चन भी यही था। अब हुआ क्या, डेमोक्रेसी वाली बात पे मैं भाई यहीं से बात मेरी ख़त्म हो रही है। अब डेमोक्रेसी आपने बनाई और उसके बाद आपका जो आपकी आर्मी थी उसने वहाँ पे डेमोक्रेसी की टांगें तोड़ दी। अब आर्मी का, या हमारे यहाँ भी बड़े लोग दिलेरी से कह देते हैं कि साहब पॉलिटिशियन बड़े करप्ट हैं और आर्मी का रूल हो जाना चाहिए। आपने भी कई बार सुना होगा, आपने कह भी दिया हो सकता, कहा भी। जो लोग कहा नहीं है मैंने, बट हाँ डेफिनेटली कभी सुना होगा। सुनता है, बहुत लोग कहते हैं मार्शल लॉ लगा देना चाहिए। कभी लोगों को पता नहीं है कि डेमोक्रेसी अपने तमाम फ्लॉज के बाद, तमाम बुराइयों के बाद भी सबसे अच्छी बात यह है कि सबसे बुरे दौर में भी आप अपने मन की बात कह पाते। ये डेमोक्रेसी में संभव है, ये मार्शल लॉ में संभव नहीं था। पाकिस्तान में जनरलों ने कब्जा किया। अब आज पाकिस्तान अगर वहाँ की अगर देखें, नहीं, इंडिया में वैसे भी आप बात कह सकते हो, मतलब देखो ना, आप न्यूज़ चैनल क्योंकि डेमोक्रेसी है, किसी ने कोई जेट गिरा रहा है, कोई 5 गिरा रहा है, कोई 10 गिरा रहा है, यहाँ कोई भी कुछ भी बोल सकता है। इट इज़ बिकॉज इट इज़ अ डेमोक्रेटिक स्टेट। अगर ये मार्शल स्टेट होता तो आप बैठ के बात नहीं कर रहे होते, ये बंद हो चुका होता। पाकिस्तान की दिक्कत ही वहाँ हुई कि वहाँ पे पहले आर्मी ने डेमोक्रेसी को कुचला और फिर सारे सेटअप को कैप्चर कर लिया। हम जब बात करते हैं अपने यहाँ कि हम इंस्टीट्यूशन बचाने की जो बातें करते हैं, लोग कहते हैं इंस्टीट्यूशन की बड़ी अहमियत है। हमारे यहाँ आज सरकार कितनी भी गलतियाँ कर दे, अल्टीमेटली लोगों में एक भरोसा है करप्शन के और बेईमानी के हर तरह के चार्जेस के बावजूद कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा और उससे रिलीफ मिल जाएगा। पीपल बिलीव इन द लॉ। क्यों करते हैं? क्योंकि एक इंस्टीट्यूशन हमारे पास है। हमें यह यकीन है कि सरकार भी फेल हो जाएगी तो हमारी आर्मी हमारे नेशन को डिफेंड कर लेगी। इट्स एन इंस्टीट्यूशन। हमें मालूम है कि सरकार अगर बुरा भी करेगी तो जो एग्जीक्यूटिव है, जो ऑफिशियल्स हैं, जाहिल भी आ जाएगा या अंगूठा छाप भी आ जाएगा। मंत्री संतरी कौन बन रहे हैं? बुरे से बुरे लोग बन गए, लेकिन तब भी चलता रहा क्योंकि हमने एक इंस्टीट्यूशन बिल्ड कर दिया। नहीं, एक और भी चीज़ है, लॉ भी प्रेसिडेंट सेट करता रहा। मतलब प्रेसिडेंट सेट, बड़े पॉलिटिशियंस भी जेल गए, आज भी वो लोग हैं जो हमने एक लॉ अबाइडिंग स्टेट बनाया। पाकिस्तान यहाँ फेल हो गया। पाकिस्तान में पहले जनरल आए, फिर उन्होंने धंधों पे कब्जा किया। अब मजबूरी ये है कि अगर वो पीछे हट जाएं और वो तर्जुमानी ना करें तो वो मिलिट्री हट जाएगी तो उनके धंधे बंद हो जाएंगे। वॉर इज़ एन इंडस्ट्री फॉर देम, मतलब उनकी अर्निंग का बड़ा सोर्स जो है लड़ाई है। लेकिन दुबई और दोहा और अमेरिका, ब्रिटेन में मैं आपको बता सकता हूँ जितना एलीट मुसलमान है सब पाकिस्तानी ओरिजिन का है आज की तारीख में। यूके स्पेसिफिकली पता है, यूके, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, सब जगह पाकिस्तान जो डूबा है वो अपने बनाए वो जर्नल्स की जो इकोनॉमी है उसमें बर्बाद क्यों हुआ? इन्होंने पहला प्रोजेक्ट उठाया, प्रोजेक्ट अफ़गानिस्तान। ये अमेरिका के झांसे में आए और इन्होंने मुजाहिदीन मूवमेंट का ठेका इन्होंने लिया। उसको अगर आप, पता नहीं जियोपॉलिटिक्स कितना आपने समझा है क्या है, उस पूरे प्रोजेक्ट में आर्म्स अमेरिका दे रहा था और पीछे से ट्रेनिंग मोसाद के लोग दिया करते थे और फंडिंग सऊदी अरेबिया कर रहा था। Okay. और प्रोजेक्ट था कि भाई यहाँ से रशियंस को हमें सोवियत यूनियन को
भेजना है, भेजना। जिसका लीड था ओसामा बिन लादेन। और उसका ओसामा बिन लादेन भी छोड़ दीजिए, अभी 4 दिन पहले की बात है, आप छोड़ रहे रेडिकलिज्म तो हमारे हम अभी बल्कि पाकिस्तान में भी किसी ने कहा था कि भाई हम तो वी आर डूइंग द डर्टी वर्क ऑफ अमेरिका। लेकिन एक साथ में और भी है जो ये कह रहा था, जिसने भी जो उनका मिनिस्टर है, आई थिंक मैं नाम भूल रहा हूँ अभी उस बंदे का, कल का इंटरव्यू है बीबीसी के साथ उसने दिया है। और एंड हियर कम्स द प्रॉब्लम कि आपके यहाँ पर अगर 2 या 3 लोग हैं, हाफिज सईद, मौलाना मसूद अजहर, अरे मैं बता वो रहा हूँ साफ कहते हैं कि मैं इसका बैकग्राउंडर बता रहा हूँ आपको, 70s में क्या हुआ, जनरल वो स्कॉलर हैं जिन्होंने जो सिर्फ फंड रेजिंग करते हैं, वो कभी किसी जमाने में उन्होंने गंदगी साफ करी थी, लेकिन अब तो वो टेररिस्ट है ही नहीं। अरे ये भी नहीं भाई, मैं आपको दो चीज़ों में आपको समझ में आ जाएगा। एक, जनरल ज़िया-उल हक के ज़माने में बाकायदा जो बॉर्डरिंग रीजन था, जो आज सबसे ज़्यादा टर्बुलेंट है, यहाँ 5-5.5 हज़ार मदरसे खुले, एक आइडियोलॉजी के मौलवी आए, पुश हुआ, ट्रेनिंग सऊदी से आ रही थी, पैसा आ रहा था, और जो चाह रहा था वो अफ़गान थे बेचारे, वो आए, उन्हें ट्रेन किया, लड़ने भेज दिया, और वो मासूम कौम, मतलब पठान मुसलमानों में आप मतलब अभी तक जोक बना करते थे बेचारे को, उनके बड़ी मासूम कौम है, जो बहका दे, जो समझा दे। और एक मजलूम सा कम्युनिटी जो खेती कर रही है, गधों पे घूम रही है, लेबरर है, बोल्डर्स कंधों पे उठा रही है, आपने उसे टोयोटा के हाइलक्स पे बिठा दिया और कंधे पे उसके लॉन्चर रख दिया और कह दिया तू चला जा, वो तो पागल हो जाएगा यार। जो लाठी से झगड़े पे था और उसके कंधे पे लॉन्चर आ गया, कहाँ से आ रहा है? आप पूरे दुनिया का टेररिज्म का अगर आप मैपिंग करेंगे, जिस कंट्री में इवन ISIS हो, चाहे तालिबान हो, चाहे ये जोलानी एंड कंपनी जो ये अभी सीरिया में, जिन्हें अभी ट्रम्प साहब अभी रिकॉग्नाइज करके गए हैं, मुजाहिदीन या अल-नुसरा या अल-कायदा के फ्रंटल था, तो इन लोगों के पास पूरे दुनिया में आप देखिएगा एक चीज़ कॉमन है, टोयोटा के हाइलक्स ट्रक, कंधे पे स्ट्रिंगर मिसाइल और हाथ में कलाशनिकोव। कहाँ से आ रहा है? अफ़गानिस्तान में बन रहा था, इराक़ में बनता है, सीरिया में बनता है, नहीं चाइना में बनता है। चाइना में नहीं बनता भाई। आम देखिए कहाँ से किसके हैं, सबको समझ में आ रहा है। और ये एक सिंगल पैटर्न है, डिस्टेबलाइज कर दीजिए और रेडिकलाइज कीजिए, डिस्टेबलाइज कीजिए और अपना रूल कायम कर दीजिए। आज की तारीख़ में अगर अफ़गानिस्तान में सरकार है, अब तो हमारी सरकार भी उनसे बात कर रही है, खुल के सब आ रहा है, तो अफ़गानिस्तान में जो तालिबान है वो क्या आपको लगता है कि अमेरिका की मर्ज़ी के बिना रूल में आके बैठ गए वापस? नहीं, ऑब्वियसली वो छोड़ के गए और तालिबान को देकर हैंडओवर देके गए। सीरिया में उन्होंने तख्ता पलट किया, किसका किया? प्रो रशियन सरकार। यूएस इज ऑलरेडी एट द टॉप ऑफ द गेम। अब प्रो रशियन सरकार हटा दी आपने सीरिया में, जोलानी को बैठा दिया, आपका आदमी है, आप उससे डील कर रहे हैं। मैं वापस आता हूँ, हम अभी स्पेसिफिकली पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। ओसामा को पाकिस्तान में कौन लेकर आया था? कौन लाया? जिन्होंने जो से मारने का दावा कर रहे हैं, उन्हीं का तो आदमी था। लेकिन एक सेकंड, ओसामा उनके साथ पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं आप। ओसामा के जो बिन लादेन ग्रुप है, बिन लादेन ग्रुप को कहाँ से, मतलब उसका सारा तो रूट वाशिंगटन DC में बैठा हुआ है, सारा रूट बैठा है। लेकिन ये भी बात सही है कि एक पॉइंट पे ओसामा बिन लादेन वाज इन टर्म्स, हर किसी को पता है कि ही वाज वेरी वेल स्टडीड, आई थिंक किसी अच्छी यूनिवर्सिटी यूएस में पढ़ के यूएस में पढ़ाई करी उसने। और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आई थिंक 18 या 19 साल की उम्र में $250 मिलियन था उसके पास, बिजनेसेस थे अपने नाम के लिए, एंड ही वॉज प्लेस्ड इन अफगानिस्तान, विच US ऑल्सो एक्नॉलेजेस दैट वी डिड इट। लेकिन एक समय के बाद क्या गलत हुआ, क्या सही नहीं हुआ, वो रिपोर्ट्स अलग अलग है, बट एक समय के बाद अफगानिस्तान गलत कुछ नहीं हुआ। वो उसका जो मैंडेट था वो उससे 2 कदम आगे बढ़ने की कोशिश की। वो सऊदी जो रॉयल्स हैं या जो वहाँ की जो रूलिंग एलीट है, उसमें उसने दाखिल होने की कोशिश की, उसे ठिकाने लगा दिया। वरना प्रिंस बंदर बिन सुल्तान के साथ उसके रिलेशन कौन नहीं जानता भाई? प्रिंस बंदर बिन सुल्तान या मिशेल और इन सबको, सब पूरी दुनिया को पता है कि किसने तालिबान बनाया, किसने अलकायदा बनाया, कौन फंडिंग कर रहा है, कौन उसका फाउंडिंग फादर है, कौन उसका ट्रेनर है। ये छुपा हुआ ही नहीं भाई। तो अमेरिका, मैं इस बात पे, ये तो हम लोगों की जो इग्नोरेंस है, क्योंकि हम उसे हर चीज़ को हिंदू मुस्लिम बाइनरी में देखते हैं। नहीं, मैं अभी तो बात ही कहीं और चली गई खैर हमारी, बट स्पेसिफिकली पाकिस्तान में अमेरिका ने नहीं प्लेस किया हो सकता है। वो टाइम ही नहीं लगाते उतना। उनको एक पॉइंट, ये मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ क्योंकि एक नहीं 3 डॉक्यूमेंट्स हैं, और
वो सारे के सारे यही कहते हैं। अब तो उन्होंने बिल्कुल आउट कर दिया, अभी तो आई थिंक मैंने देखी नहीं है वो, लेकिन अभी फिर से एक वो आई है जिसमें कह रहे हैं लोग जिन्होंने देखा, उन्होंने बताया कि डॉक्यूमेंट्स कोटेड हैं उस डॉक्यूमेंट्री पे, नेटफ्लिक्स पे भी आई है। बट एट द सेम और इस बारी चेहरे दिखाए हैं वो जो लोग एक्चुअली ऑपरेशंस में इन्वॉल्व थे। नॉर्मली यूएस वगैरह में सब नहीं करते हैं लोगों के चेहरे दिखाना। ओसामा बिन लादेन को एक पॉइंट पे जब उन्होंने ट्रेस करने की कोशिश करी, और एक जगह थी वापस से मुझे वो जगह का नाम नहीं याद है, जहाँ पे इनको लास्ट पता चला कि यहाँ पर है। एबटाबाद? नहीं, एबटाबाद में तो मारा था। अफगानिस्तान में देयर वाज अ प्लेस जहाँ पे इनको लास्ट पता चलता है कि ओसामा बिन लादेन यहाँ पर है, और बहुत कम ट्रूप्स थे इनके पास। ये वापस से मैं किसी आर्मी के ही बंदे की बात बता रहा हूँ, एक्स आर्मी के, जो कि यूएस आर्मी का बंदा था। वहाँ पे इनके लोग बहुत कम थे, 4 या 5 लोग थे, और नीचे इनको पूरा वो दिख गया था ऐसा कुछ। आई थिंक इन्होंने चढ़ाई करी, कहीं पहाड़ पे गए, और इन्होंने नीचे जब देखा तो देयर वाज अ ह्यूज आर्मी। तो इनके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं था, तो इन्होंने बैकअप कॉल किया आर्मी का। और यूएस में, ये भी मैं स्पेसिफिकली बता सकता हूँ क्योंकि काफ़ी तसल्ली से स्टोरी बताई थी एक आर्मी वेटरन ने यूएस के हुआ ये था, आइडियल ये जो मिशन था ओसामा बिन लादेन को मारने का, ये जाना था यूएस आर्मी को, लेकिन यूएस आर्मी के बजाय जॉर्ज बुश गेव इट टू सीआईए। अब जब एकदम से सीआईए ने बोला ना कि हमको और लोग चाहिए, यूनिट उतार दो यहाँ पे, ऐसे ऐसे करके हमें मिल गया है शायद ओसामा बिन लादेन यहाँ पे, तो यूएस मिलिट्री का जो भी हेड कर रहा था उसने क्लियरली मना कर दिया कि मैं नहीं भेजूंगा, आपका मिशन है, आप लीड कर रहे हो, आप देखो। और उस पॉइंट पे उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं था सिवाय एक के कि वो बॉम्बिंग करें। सो दे कॉल्ड आई थिंक B-152, और पता नहीं कहाँ से इन्होंने क्या किया, पूरा नीचे एरिया बॉम्ब कर दिया। इसके बाद इन्होंने जब वहाँ पे अपना वो सर्च और वो स्कूपिंग जो भी करा, उसमें कहीं से इन्हें ढूंढना था कि हमें कुछ मिल जाए, DNA मिल जाए जिससे पता चल जाए मर गया। इनको खास कुछ मिला नहीं, बट फिर भी ये डिक्लेयर हो गया शायद ओसामा बिन लादेन प्रेज्यूमेबली डेड। और उसी के 4 या 5 साल बाद अचानक से देयर कम्स इन अ वीडियो वेयर ओसामा बिन लादेन वंस अगेन सेज, एंड आई थिंक उसके बाद ही की बात है जब BBC को सीधे बुला कर इंटरव्यू दिया। उससे पहले क्या होता था कि वो अपने टेप्स भेजता था अल जजीरा के पास। सो कमिंग बैक टू वेयर वी वर, आई पता नहीं मुझे, लेकिन आई डोंट थिंक पाकिस्तान भेजा था। पाकिस्तान खुद से ही अट्रैक्ट करता है ये चीज़ें। पाकिस्तान के साथ तो मैं बता रहा हूँ ना, पाकिस्तानी जो मिलिट्री है वो कॉन्ट्रैक्ट किलर्स का एक गैंग हो गया है। वो कहीं का भी ठेका उठा सकते हैं। वो यमन में वो लड़ने पहुंच जाएंगे सऊदी अरेबिया के खर्चे के ऊपर। भाई आप देखिए ना, GCC का वो आपका एक उनका जनरल रिटायर होता है और GCC में उसे रिक्रूट कर लिया जाता है। वो सीरिया में लड़ने पहुंच जाएंगे, वो ईरान की तरफ से भी लड़ सकते हैं, वो सऊदी अरेबिया के लिए भी लड़ सकते हैं, वो UAE की फ़ौज में भी लड़ रहे हैं, बहरीन में भी पाकिस्तानी हैं। वो आर्मी के साथ दिक्कत क्या होगी, जब आर्म्ड स्टेट्स के साथ में जो मार्शल स्टेट्स होते हैं ना, उनका मसला यही है कि उनके मुंह खून लग गया। वो किसी भी चीज़ पर, और फिर ब्राइब और ये सब चीज़, करप्शन और वो सब आने ही आना है जब पैसे के लिए चीज़ें हो रही हैं। एक आदमी को लग रहा है कि यार वो पैसे के लिए कर रहा था, मैं क्यों ना करूँ, और उसमें आइडियोलॉजी भी जुड़ जाए तो फिर और भी ख़तरनाक कॉकटेल है वो। तो पाकिस्तानी आर्मी अगर अफ़गानिस्तान में लड़ने का टेंडर उठा सकती है, वो यमन में या सीरिया में लड़ने का टेंडर ले सकती है, तो वो ओसामा से भी टेंडर ले सकती है उसे बचाने का, और उसे अमेरिका से टेंडर ले सकती है उसे ठिकाने लगाने का। अब किसने ठिकाने लगवाया, बिना मुखबिरी के तो हुआ नहीं है, और किसी ने लाके छुपाया होगा। आर्मी कैंटोनमेंट था, एबटाबाद कोई ऐसी जगह नहीं है। हाँ, वो अर्बन एरिया नहीं है भाई। कंटोनमेंट तो नहीं पता, बट आई थिंक वापस से वहाँ पे रिटायर्ड मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट, पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी शायद पास थी, और वहाँ पे सारे रिटायर्ड जो आर्मी ऑफिसर्स थे वो रहते थे। ये ढका छुपा वो थोड़ी है। बट कमिंग बैक, आर्मी की लड़ाई हमेशा नॉर्मली ऐसा भी होता है ना कि आर्मी की लड़ाई आर्मी से होती है। ये एक सेक्ट है जिनको सो कॉल्ड टेररिस्ट वर्ल्ड भी कहता है। वो क्या करना शुरू कर देते हैं, आम जनता को मारना शुरू कर देते हैं। बॉम्ब फोड़ दिया, लोगों को गोली मार दी, और जहाज़ घुसा दिया। और वापस से मेरा क्वेश्चन उस पे आता हूँ मैं, टॉप 3 रीजंस, और इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। व्हाई डू यू थिंक स्पेशली ये वाला जो रीजन है पाकिस्तान अफगानिस्तान वाला, ये इतना रेडिकलाइज्ड क्यों है? मैं इसे और नीचे लेके आऊँ। एक तो देखो, 2 चीज़ है। पठानों के साथ तो दिक्कत ये हुई, पश्तूनों के सीधी कम्युनिटी थी, गरीब लोग थे, पैसा पे किया, मर्सनरीज की तरह यूज़ किया, और एक बार जब आदमी हथियार आ जाता है तो आप बंदूक से दुनिया में कोई सॉल्यूशन नहीं निकला। और बंदूक का जो जन्म है वो शांति स्थापित करने के लिए कभी नहीं हुआ, या भजन गाने के लिए बंदूक नहीं बनी, कत्ल करने के लिए बनी। आपने हर आदमी के हाथ में, हमारे यहाँ ये, हम जब लकीली नेहरू को गाली कोसना देते रहिए आप, या इंदिरा या जो भी कीजिए,
नेहरू ने जो हिंदुस्तान बनाया उसमें जो सो कॉल्ड लाइसेंस राज था उसमें कम से कम ये अच्छा किया कि सबके हाथ में गन नहीं आई। आज की तारीख में अगर आप यहाँ पे अमेरिका या पाकिस्तान की तरह अगर यहाँ कलेशनिकोव या बंदूक अगर हाथ में होती तो हम पागल हो गए होते। हथियार आदमी को दिमाग ख़राब करता है। तो वो तो मसला क्या है कि पॉपुलेशन का वजूद तो कट्टे वाला नहीं है और आपने उसके हाथ में कंधे पर लॉन्चर रख दिया है तो गर्मी तो दिमाग में चढ़ जाएगी। तो इसका तो सीधा सीधा लॉजिक ये है। दूसरा लॉजिक ये है कि आपने कभी देखा होगा जो गुंडों के गैंग होते हैं अपने यहाँ भी जो गैंगस्टर्स होते हैं वो 2-4 मर्डर तो सिर्फ इसलिए करते हैं कि उनका दबदबा कायम हो जाए, लोग उन्हें रंगदारी देना शुरू कर दें, आतंक फैल जाए या आतंक फैल जाए। जितना उनका आतंक फैलेगा उतना उन पर इनाम बढ़ेगा, उतनी उनकी रंगदारी बढ़ जाती है। और करते वो कई बार मिली भगत तो सबको पता है कहाँ चल रहा है, या नीचे से लेके और हम खैर क्या नाम लें किसी का, तो बिना मिली भगत के कोई गुंडा 5 दिन नहीं रह सकता। इसी तरीके से कोई टेररिस्ट ग्रुप किसी नेशन की किसी इंटेलिजेंस एजेंसी और सरकारी बैकअप के बिना 5 दिन सर्वाइव नहीं कर सकता है। अगर वो सर्वाइव कर रहा है तो इसलिए कर रहा है कि उसे कोई सपोर्ट कर रहा है, कोई हथियार दे रहा है। ये हम तो इससे सबसे बड़े 5 दिन आप किसकी बात कर रहे हो? किसी भी टेररिस्ट ग्रुप के लिए स्पेसिफिकली 5 दिन कौन, मतलब किसके? इवन इंडिया में भी अगर फॉरेन फंडिंग या फॉरेन वो कर्टेल हो जाता तो टेररिज्म 5 दिन सस्टेन नहीं कर सकता हिंदुस्तान के अंदर। कोई हथियार दे रहा होगा, कोई फंड कर रहा होगा, कोई आइडियोलॉजिकली पुश कर रहा होगा, तभी तो आ रहा है। वही हाल ISIS का भी था। ISIS को जिस दिन सबसे पहले क्या किया उन्होंने, ईरानियंस ने या इराकीज़ ने या सीरियन जो उनसे लड़े, उन्होंने सबसे पहले उसका सप्लाई चेन तोड़ा। जो तेल वो बेच रहे थे वाया टर्की वाया इजराइल, उसे उन्होंने क्रश किया। जो अभी हुआ कश्मीर में, और उसके बाद सबसे पहले तो क्योंकि आपकी अच्छी समझ है जियो पॉलिटिक्स को लेके, स्पेशली इंडिया पाकिस्तान या इंडिया अगेन विद द मिडल ईस्ट रिलेशनशिप्स वगैरह, आप सल्यूशन कैसे देखते हो? प्रॉब्लम अब नाम कश्मीर है और कश्मीर आधा चाहिए या पूरा कश्मीर हम ले जाएंगे, जो उनका क्लेम है कि हमारा कश्मीर और आज़ाद कश्मीर सो कॉल्ड जो बोलते हैं, आई थिंक हमारे वाले पार्ट को आज़ाद कश्मीर बोलते हैं। दोनों अपने अपने पार्ट को आज़ाद कश्मीर बोलते हैं। अच्छा, तो मतलब वही जो उधर से रेफरेंस होता है पूरा कश्मीर हम ले लेंगे और ऐसा कर लेंगे। वेयर डू यू सी अ सॉल्यूशन? दोनों पार्टीज ने लेट्स से आपको बैठाया और पूछा कश्मीर तो बहुत बड़ा है। अच्छा, हमारे यहाँ पश्चिम यूपी में कहते हैं कि खेत अगर भाइयों में बराबर बढ़ जाए तो झगड़ा नहीं है, झगड़ा बेईमानी का है कि वो जो बंटवारे की लाइन है उसे दोनों में से कोई एक्सेप्ट करने से इनकार कर दे या कोई बेईमान हो जाए। अब एक बार नेशन का चलिए ठीक है एक लाइन खींच गई, सब कुछ है। उसके बाद भी एक मौका आया था कि भाई LOC पे हमने, क्योंकि ये बड़ा टेक्निकल मामला है, इसे हालांकि राइटिस्ट और जो राइट विंग है वो इसे ऐसे एडमिट नहीं करता, लेकिन लेटर ऑफ एनेक्शन जो भी था कश्मीर का, जो महाराजा हरी सिंह के साथ साइन हुआ, उसके बाद में जिन हालात में कश्मीर हमारे पास आया, कोई थाली में परोस के नहीं आया था, हमने छीना है। और कबायली श्रीनगर में थे, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं थे। श्रीनगर पहुंचने की जो एकमात्र सड़क थी वो पाकिस्तान के कब्ज़े में थी, पूंछ वाले साइड से थी, इधर से रास्ता नहीं था तब तक। उनका जनरल भी ब्रिटिश था और हमारा भी जनरल ब्रिटिश था, और हम उन हालात में लड़ रहे थे, हमारे रिसोर्सेज नहीं थे। तभी आज़ादी मिली थी, हमारे पास अंग्रेज़ कोई तोपखाना या हवाई जहाज़ तो छोड़ के गए नहीं थे। लेकिन हमने जैसे तैसे करके कश्मीर लिया, और सीज़ फायर भी जिन हालात में हुआ, ब्रिटिशर्स ने कहा या आर्मी की तरफ से ये आया कि भाई सर्दियाँ आ गई और हम लड़ने की पोजीशन में नहीं, और सीज़ फायर कर दिया जाए। उसके बाद से आज तक मतलब इंडस में भी और रावी में भी, चेनाब में बहुत पानी बह चुका है। और कई बार ये सॉल्यूशन आया कि भाई जो LOC है उसे तस्लीम कर लिया जाए, क्योंकि दोनों की फ़ौजें इधर है, उसे एक न्यूट्रल लाइन मान लिया जाए। अगर इस पर समझौता हो गया होता तो हो सकता है कि अब तक झगड़ा ख़त्म भी हो गया होता। लेकिन मसला क्या है कि यहाँ पर कौन पॉलिटिकल आदमी ऐसा है जो ये कह दे कि हम POK छोड़ देंगे? इतनी हिम्मत है लोग, क्योंकि हमने इतना उस चीज़ को हाइप कर दिया। और ये पॉलिटिकल क्लास की गलती है,
प्रॉब्लम भी वही बनाती है, सॉल्व भी वही करती है। हम हमारे हाथ आपके हाथ में डिसीजन या हम सिर्फ बात कर सकते हैं उसमें। अगर उसे डाउन प्ले करके और कंप्रोमाइज़ कर लें तो कल ख़त्म हो जाएगा। वो इधर हैं, वो इधर हैं। पाकिस्तान की भी दिक्कत यही है कि पाकिस्तान अच्छा खासा मुजफ्फराबाद तक कब्ज़ा किए बैठा हुआ है, या गिलगिट विलगिट जो उसे मिल गया, उतने पे उसे सब्र नहीं हो रहा, उसे श्रीनगर भी चाहिए। वो भी इतने पे सब्र कर ले और ये भी कर लें, तो यहाँ कंप्रोमाइज़ एक रास्ता तो ये है सोल्यूशन। और दूसरा सोल्यूशन ये है कि भाई आप ये बड़ा इरेलेवेंट या आप कहें बड़ा नॉन रेडिकल टाइप सोल्यूशन है कि बीच में जैसे जिक्र आया था कि एक पोरस बॉर्डर हो, दोनों तरफ के लोग इधर उधर आने जाने लगें और लोगों को बिजनेस और कम्युनिटीज़ में और इसमें एक रेपो बिल्ड हो जाए और लोग एक दूसरे को झेलने की क़ुव्वत उनमें बढ़ जाए, तो थोड़ा सा हो सकता है कि शांति स्थापित हो जाए। एक तरीका ये है कि क्योंकि हम असल में क्या हुआ है कि हम 70 साल में एज अ नेशन या एज अ ह्यूमन अभी जो एक डेमोक्रेटिक सेटअप में हम इवॉल्व हो नहीं पाए हैं। जो ब्रिटेन वगैरह या अगर अमेरिका से डेमोक्रेसी से अगर हम कंपेयर करते हैं तो उनके 500-600 साल का एक्सपीरियंस, हमारा भी 70-72 साल का है। अपनी गलतियाँ कर रहे हैं, गलतियों से सबक ले रहे हैं। तो बहुत सारी जगह हमने सॉल्यूशन ढूंढ लिए कई, लेकिन सॉल्यूशन अल्टीमेटली ये मान के चलिए, मतलब मेरा एज अ जर्नलिस्ट भी और एज अ ह्यूमन बीइंग भी और एज अ स्ट्रेटजिस्ट भी, तीनों तरीके से मेरा अपना जो नज़रिया है वो ये कि दुनिया में कोई भी सॉल्यूशन पावर से, डोमिनेंस से या बंदूक से नहीं निकला। जहाँ भी सॉल्यूशन हुए हैं वहाँ तभी हुआ है कि जब दोनों तरफ की सोसाइटीज़ बैठ के कहें कि नहीं भाई बैठ के बात कर लीजिए, बहुत हो गया। यूरोपियंस ने 2 वर्ल्ड वॉर लड़ लिए, पागलों की तरह लड़े, और हमने तो भी वॉर देखा भी नहीं है। हमने तो स्कर्मिशेस और 10-10 दिन के छोटी मोटी झड़पों में ही हम समझते हैं कि हमने बहुत बड़ी जंग लड़ ली है। कोई 2 महीना, कोई 3 महीना, कारगिल सबसे लंबा हमारे अभी तक का एग्जाम्पल है। उसमें भी क्या 500, 700, 1000, 2000 कैजुअल्टीज़, 3000, 5000 कैजुअल्टीज़ हो गई होंगी। सीरिया भी देखिए आप, 14-15 लाख लोगों का लाशों पे बैठा हुआ मुल्क है। अफगानिस्तान जो ये, लेकिन नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको, सऊदी अरेबिया, मैं आपको डोमिनेंस की बता रहा हूँ। सऊदीज़ यमन में घुसे, आप यमन की इकोनॉमिक कंडीशन देख रहे हैं, कोई इकोनॉमी नहीं थी, कुछ नहीं था। आप हुतीज़ को लड़ते देखेंगे तो चप्पलों में घूम रहे हैं बेचारे, लड़ रहे हैं, लेकिन सपोर्ट है थोड़ा बहुत, ये जो भी है। सऊदीज़ ये कह के घुसे, और अकेला सऊदी नहीं घुसा था, पूरा GCC, कि हम 6 महीने के अंदर इसे पूरा सरकार बदल के सब कुछ रीसेटल करके और हम बाहर आ जाएंगे। 10, 12, 15 साल हो गए। सीरिया में अल्टीमेटली ईरान को विड्रॉ करना पड़ा, और जितने एक्टर्स से सबको विड्रॉ करना पड़ा कि भाई बाहर जाइए और इन्हें तय कर लेने दीजिए। कौन लोग तय करेंगे? लोग, इंटरनल लोग। कश्मीरियों को, अब ये मैं सेल्फ डिसीजन वाली बात पे नहीं जा रहा, लेकिन ये कि हाँ, बिजनेस, इकोनॉमी, ये 2 चीज़ ऐसी हैं जो बहुत बड़े कन्फ्लिक्ट्स को टाल देती हैं। चीन के साथ हम वॉर क्यों नहीं लड़ते हैं? क्योंकि हमें पता है कि हमारा भी इकोनॉमिक लॉस है, उनका भी है। चीन भी नहीं लड़ता है, हम भी नहीं है, चीन भी नहीं लड़ता है। अमेरिका भी अपने बॉर्डर पे लड़ाइयाँ नहीं लड़ता, यहाँ के लड़ रहा है। जिस पर्टिकुलर वजह से अभी जो भी स्कर्मिश अगर हुई, जो भी था, अगर सामने से, और पाकिस्तान कीप्स ऑन डूइंग दिस, कि किसी न किसी फॉर्म में हर 2, 3, 4 साल में सिविलियन लाइफ जो इंडिया की है, और उसमें आई थिंक इस बार भी एक बंदा है जो मुस्लिम था, जिसकी डेथ हुई, दैट इज़ नॉट अ क्वेश्चन ऑफ मुस्लिम और नॉन मुस्लिम। जैसे, और मैंने जिक्र भी इस बात का इसीलिए किया क्योंकि वो हमेशा बोल रहे होते हैं कि वो इधर के मुसलमानों के हितैषी बनते हैं, वो है ना, वो ऐसा कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो कब तक कोई भी कंट्री होगी, और स्पेशली जब एक कंट्री अपना सो कॉल्ड, देखिए इस बात को आप नहीं डिनाई कर सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में, या पिछले कुछ 20 सालों में, एंड द स्टार्ट्स फ्रॉम 2000 आई थिंक, 25 सालों में पिछले, इंडिया हैज़ मेड अ सिग्निफिकेंट ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ द इकॉनमी एंड द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस। एक स्पेस की तरह, हाँ, पहले कुछ कर सकते हैं, बना सकते हैं, IT सेक्टर है, बूम हुआ, पैसा आ रहा है देश में, तो, और वापस से ये भी एक तरीका है, और मैं डेफिनेटली शायद डिस्कस करना चाहूँगा इस बात पे। स्टार्टअप्स आपने बहुत सारे देखे होंगे, इधर उधर के हैं। इंडिया में आप स्टार्टअप, लोगों को पता ही नहीं है कैसे सेटअप हो सकता है, बारूद का कहाँ से, अगर कोई चाहे ना कि चलो मैं AK-47 कलाशनिकोव से मोटिवेट होकर एक गन बना देता हूँ,
तो उसको पता नहीं कितने पेपर्स भरने पड़ जाएंगे. इट इज़ नॉट ईजी फॉर समबडी टू टेक एन आइडिया एंड डिज़ाइन अ गन, डिज़ाइन अ मिसाइल, डिज़ाइन जो भी कर रही है वो गवर्नमेंट DRDO वगैरह कर रहे हैं, बट इट इज़ नॉट प्राइवेटाइज्ड. However, at the same time, there is a nation which keeps on every 3 years keeps on doing this. Where do you see? मतलब इसका बैठ के बात करने के लिए एक आदमी राजी नहीं हो जाता है, बम फोड़ देता है जाके. देखिए, बहुत सारे लोगों को बुरा लग सकता है, लेकिन एक तो ये है कि हम हिंदुस्तानी के तौर पे हम पाकिस्तान को दिमाग में ज़्यादा भरे बैठे हैं. Okay. और हम हर चीज़, हमारे सारी पॉलिसीज़, हमारी डिफेंस, हमारी सोशल, हमारी पॉलिटिकल, हमारी इवन इंटरनल कन्फ्लिक्ट, हम उसे पाकिस्तान के दायरे से बाहर देखना नहीं चाहते हैं, या हमें आदत पड़ गई, हम पागल हो गए हैं कि हम पाकिस्तान से हमारा कंपैरिजन नहीं था. एक मिलिट्री स्टेट है, एक डेमोक्रेटिक स्टेट है. साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया का कंपैरिजन करता है क्या? नहीं करता, हम करते हैं. दूसरा ब्लंडर हमारा ये है कि हमारे जो गोल्स हैं, हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अलग हैं, हमारी डिसीजन मेकिंग अलग है, और हम इंक्लूसिव सोसाइटी के तौर पे हमें इवॉल्व होना था, जो पाकिस्तान नहीं कर पा रहा था. हमने ये किया है पिछले 10-15-20 साल में, जिसमें आप कह रहे हैं 10-15 साल में नहीं हुआ. इकोनॉमिक ग्रोथ 91 के बाद का आ रहा है, जो ग्लोबलाइजेशन पॉलिसीज चेंज हुआ. और अगर आप डेटा भी उठा के देखेंगे तो 2004 से 2010 के बीच में जो हिंदुस्तान ने जो एक मासिव जो एक, और कंपैरिजन कर लेना आप अपनी इनकम उस दौर की, इस दौर की, अपने खर्चे तब के और अब के, आप कंपैरिजन कर लेना, आपको पता चल जाए हिंदुस्तान की लाइफ में या आम हिंदुस्तानी की लाइफ में कितना वो पीसफुल टाइम था. कोई कन्फ्लिक्ट नहीं था, इसलिए ग्रो कर रहे थे. और कन्फ्लिक्ट में जाने के बाद कोई भी नेशन डूबेगा. पाकिस्तान के डूबने का रीज़न ये है कि वो मल्टीपल फ्रंट पे लगातार वॉर्स लड़ रहा. वॉर अब कोई ऐसा नहीं हो गया कि आप युद्ध कर लें और कल ख़त्म कर दें. अमेरिका लड़ लेता है. अमेरिका का तो एडवांटेज ये कि डॉलर छापता है, उसकी इकोनॉमी ब्लीड नहीं करती. उसे 100 मिसाइल बनाने तो 100 उतने के डॉलर छाप के बांट देगा. भाई आपको ख़रीदना है, आपको उसमें इन्वेस्ट करना है. एक तो चीज़ ये है कि हमने अपने दिमाग में ज़्यादा बसा लिया, और यह है कि एक पागल आदमी हमारे पड़ोस में रह रहा और हम अपना काम छोड़ के उसमें लगे हुए हैं. ये इस तरीके से आप समझ सकते हैं. दूसरा, उधर का भी आप समझिए, वो उसने तय कर रखा है कि भाई वो उस भाई की तरह है जो किसी वजह से अपनी पढ़ाई उसकी नहीं हो पाई, या मान लीजिए उसे लग रहा है कि यार ये इसका अच्छा बिजनेस चल रहा है, मैं गांव में पड़ा रह गया. अपना देखते हैं ना आप इस चीज़ को, तो बहुत सारे लोग गांव में मुकदमे झगड़े किस बात के चल रहे हैं कि यार इसका तो इतना बड़ा घर बन गया, मैं तो कुछ कर ही नहीं पा रहा. अब वो क्या कर रहा है, अभी जो ये रिसेंट वाला जो इंसिडेंट हो, अगर आप उसे ऐसे देखें, कश्मीर में लाइफ नॉर्मल दिखाई दे रही है आपको, बिजनेस चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, इवन नॉर्मल दिखता है. आप अगर आम कश्मीरी से बात करें तो अंदर उबल रहा होगा, सब कुछ होगा, लेकिन ये कि हाँ, बिजनेस के मामले में सब डाइल्यूट हो जाता है. आप किसी भी कश्मीरी से, और रिकॉर्ड रहा है कश्मीर का, इवन जब टेररिज्म पीक पे था तब भी किसी टूरिस्ट को टारगेट नहीं किया गया, कोई अपने धंधे पे चोट नहीं करता. और रेडिकल लोग भी ये कहते थे, बोले नहीं यार वो कुछ नहीं, ये तो हमारा मेहमान है. आप जाइए कश्मीर में, आप भी गए होंगे, तो जब मैं पहली बार गया तो मेरा अपना एक्सपीरियंस ये था कि 5-6 दिन लोगों ने, अरे भाई, अरे मेहमान है, आप घुमा रहा है. 8वें-10वें दिन थोड़ा सा वो इरिटेट होना शुरू था, बोले भाई ये बताइए आपका कितने दिन का प्लान है. और फिर उसे इस बात से दिक्कत हो सकती है कि आप यहाँ रुकने तो नहीं आए परमानेंटली, क्या आपकी मोटिव क्या है, आप इतना लंबा क्यों रुक रहे हैं. भाई घूमने वाला 10-15 दिन के लिए आता है, तो लेकिन मेहमान से उन्हें कभी दिक्कत नहीं हुई. और बड़ी मेहमान नवाज कम्युनिटी है, इवन हिंदूज़ भी और मुस्लिम्स भी दोनों. और हिंदूज़ में पंडित भी और गुजर भी और वन गुजर, हर कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ मैं. कश्मीरी बाई नेचर बहुत फ्रेंडली है और बहुत सपोर्टिव है, डिस्पाइट ऑल दैट पॉलिटिकल टेंट्रम्स और ये सब जो दिखावा और हुर्रियत ये सेपरेटिज्म सब चल रहा है. ऐसे भी हम तो ऐसे लोगों से मिले हैं, मतलब मैं उसमें तस्लीम करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि यार आप हिंदुस्तानी, तो मैंने तू कौन है भाई, हम कश्मीरी. तो कश्मीरी को अलग प्लेनेट थोड़ी है. और हम तो यही बार बार उनसे कहते हैं कि इंडिपेंडेंट कश्मीर का, क्योंकि उसकी जो लोकेशन है लैंडलॉक्ड स्टेट है, तो और ये हर जियोपॉलिटिक्स जानने वाला यही बात कहता है कि इंडिपेंडेंट कश्मीर, आज वो हमसे अलग भी हो जाएंगे तो या तो पाकिस्तान दबा लेगा या चीन दबा लेगा, इससे हमारे साथ बैठे रहो ज़्यादा अच्छा है. हम उनमें भरोसा जताने में नाकाम रहे हों या हमने उन्हें उस तरीके से हमने भी नहीं माना.
हम भी अगर जो हमारे जो नारे लगते हैं वो कश्मीर को लेकर लगते हैं, कश्मीरियों को हम इंटीग्रेट नहीं कर पाते, ये हमारी गलती है। और गलती मतलब ऐसा हिंदू मुस्लिम वाले बाइनरी में नहीं कह रहा हूँ मैं, इवन कश्मीरियों से रिश्ते नहीं होते हमारे यहाँ। कश्मीर अच्छा। हाँ नहीं होते, कल्चर अलग है, एक तो कल्चरल डिफरेंस है, फिर आदमी ये यार के बोले तुम लोग पता नहीं यार कैसे लोग हो, पता नहीं क्या कर दोगे, तुम्हारी रिश्तेदारी में हम भी फंस जाएंगे, तो रिश्तेदारी भी नहीं करते उनके साथ। तो आम हिंदुस्तानी के साथ उनका इंटीग्रेशन नहीं हो पाया, वो हमने गलती की है। दूसरा ये है कि हम एक इंक्लूसिव और मिक्स सोसाइटी नहीं बना पाए। हम जो गलती कश्मीर तो चले ठीक है, एक वाइडर एक कैनवास है, वो गलती हम अपने मोहल्लों में अपने गांव में भी कर रहे हैं और हमने की है। हमने मुसलमानों का मोहल्ला अलग किया, हिंदू का अलग किया, पहले दीवार खींची। हिंदुओं के मोहल्ले में हमने बामन का मोहल्ला अलग किया, राजपूत का अलग किया, जाटव का अलग किया और वाल्मीकि का अलग ये लेकिन थोड़े टाइम पहले की बात है, आज की डेट में नहीं। मैं अभी भी डिवीज़न है, आप इसे डिनाई नहीं कर सकते। कितना कॉर्पोरेट में भी जो बहुत वो बनते हैं ना कि बड़े वो है यार, हमने इंटरव्यू हम अभी गुड़गांव में बैठे हुए हैं और यकीन मानिए इसी गुड़गांव में मैं बता रहा हूँ, मैंने अपने साथी को सिर्फ इसलिए डिनाई करते बोले नहीं यार ये जो है यार ये फला है, ये हमारे यार ऑफिस में माहौल ख़राब कर देगा, नहीं रखना। अभी भी कास्ट, अभी भी रिलीजन, अभी भी मेरिट का अल्टरनेट है। इस बात को मैं मतलब ब्राह्मण या मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ, देखिए मैं एलीट ऑफ द, मैं आपको इसलिए नहीं कह रहा कि वाजपेयी सरनेम है, मेरे नाम में भी सैयद लगता है, मतलब लिखता नहीं हूँ, बात अलग है। और मैं जिस सोसाइटी से आता हूँ बड़ी फ्यूडली सोसाइटी है, हमने भी देखा है कि चौखट पे वहाँ बैठ ऐसे बात कर, नहीं छूना और वो खाना, वो सारी बीमारी हमने भी उठा के लेके आए हैं। लेकिन हाँ, हमने एज अ नेशन, ये हमारी गलतियां हमें मान लेना चाहिए भाई, हम इसे क्यों आप नकार क्यों रहे हैं? मैं इसलिए नकार, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। हमने नहीं, मैं आपको एक एग्जांपल कंपैरिजन बता रहा हूँ। 70s का अगर आप पार्लियामेंट के डिबेट्स उठा के देखेंगे आप, या 60s के, 50s के, या कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के, वहाँ जिन लोगों पे इल्ज़ाम है कि फ़लाँ ने ये कर दिया, वो ऐसा कर देते तो ये होता, मैं डिस्पाइट एवरीथिंग, वो लोग क्या कह रहे हैं कि नहीं यार अगर हम ऐसा करेंगे तो 20 साल बाद हमारा नेशन उस रास्ते पे चला जाएगा। नहीं, हम ये एक्सेप्ट नहीं कर सकते, हम ऐसा करेंगे तो ये होगा। आज हमारा कोई पॉलिटिकल क्लास में कोई वाली बात करता था, हम ऐसा करते हैं, कोई कॉन्सिक्वेंसेस सोच रहा है? नहीं सोच रहा। हम आज में जी रहे हैं, मुझे आपसे परेशानी है, आपको मुझसे परेशानी हो रही है, ये सोचे बिना कि हम मिलके दोनों हम दुनिया को लीड कर सकते हैं। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, अभी जो स्पेसिफिक आप बात कर रहे थे, ह्यूमन एज अ रेस, रिगार्डलेस ऑफ एनी रिलीजन, रिगार्डलेस ऑफ एनी पर्टिकुलर सोसाइटी ग्रुप, एक ना हर किसी को दूसरों से अपने आप को बेहतर दिखाने का एक जो साइकोलॉजिकल उसको सिचुएशन कह लीजिए, कंडीशन कह लीजिए, everybody wants to be better than everybody across them. So for an example, me as an individual, I want audience or the group that I am better than you, or that is how it works, है ना? And this is something which is inside every human being. हर कोई यही चाहता है कि हम सबसे बेटर हैं। अब जो बेटर का सीन होता है वो भी ऐसा होता है कि उसकी कोई ना लिमिट नहीं होती, और ये इंसान के दिमाग में होता है। वो कपड़े भी हो सकते हैं, वो वॉच हो सकती है, शूज़ हो सकते हैं, शक्ल हो सकती है, बाल का कलर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हैविंग सेड दैट, इंडिया में या वर्ल्ड में आप कहीं पे भी चले जाइए तो जो रीजनल लोग हैं वहाँ पर, वो बाहर से आए हुए लोगों को, और ये हर स्टेट में, वापस से मैं यूपी की भी बात करता हूँ, उसमें जहाँ पे सबसे ज़्यादा किसी भी स्टेट का आदमी आता है, जो लोकल्स होते हैं वो एक बाहर के स्टेट के लोगों को बेशक कुछ भी वहाँ कमज़ोर समझ सकते हैं, ऐसा समझ सकते हैं दूसरे स्टेट से आया है ना, ऐसा होता है नॉर्मली। लेकिन इसके अलावा बहुत ज़्यादा, स्पेशली हम अभी जिस एरिया में हैं, या मैं जहाँ की बात कर रहा हूँ, नेशनल कैपिटल रीजन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे उस तरीके का जो जातिवाद है वो ऐसा नहीं। हाँ, अब लोग रह क्यों रहे हैं अलग, देखिए ये तो क्या
काफी पर्सनल चॉइस है। नहीं, लेकिन क्या मैं खुद सोसाइटी में रहता हूँ, मेरे टावर में मुस्लिम्स भी हैं, मेरे टावर में आई थिंक राजस्थान के लोग हैं, साउथ इंडिया के लोग हैं, क्रिश्चियंस हैं। नहीं तो एक बात बताइए, क्या गुड़गांव मुंबई से भी ज़्यादा आगे निकल गया है जहाँ पे रोज़ बिहारी और यूपी के भैया पीटे जाते हैं? नहीं देख, मैंने आपको क्या बताया इसी सोसाइटी में हो रहा है कि ये ना इसको रिलीजन का नाम देकर या ये बोल देना कि नहीं हिंदू को वो नहीं बोलता। ये मैंने आपको शुरू में आपको कोई बेनिफिट मिला सैयद होने का? इस सवाल का जवाब मैंने आपको शुरू में भी दिया था कि सोसाइटी का छिचोरा, सोसाइटी का डिस्कार्डेड, सोसाइटी का लफंगा और फेलियर, वो दो चीज़ों में अपने लिए बका ढूंढता है, या तो रिलीजन में या नेशनलिज्म में। उसकी चादर ओढ़ लेगा और उसके सारे पापों पे पर्दा पड़ जाएगा, सारी धूर्ताएं उसकी छुप जाएंगी। लेकिन मसला यही है कि आप जो अच्छा दिखने वाली जो चाहते हैं वो आदमियों में नहीं, ये अगर अल्टीमेटली देखें तो जानवरों में भी है, और जानवरों से ही आई है। आदमियों का ये ह्यूमन इंस्टिंक्ट नहीं था। इस तरीके से देखिए कि मोर भी जो नाच रहा है तो वो किसी को लुभाने के लिए, कुछ अच्छा देखने के लिए कर रहा होगा। शेर जो बंठन के चल रहा है, अकड़ में चल रहा है, तो वो डोमिनेंस। लेकिन ह्यूमन रेस में ये, अगर आप पॉलिटिकल थॉट को भी पढ़े हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव थॉट पढ़ रहे हैं, आप मैरी पार्कर फॉलेट से लेके हर्बर्ट ए साइमन, बहुत सारे लोगों ने ये बात कही है, इंसान डोमिनेंस अपने बाप का भी बर्दाश्त नहीं करता। बाप अगर डोमिनेटिंग होगा तो बेटा बागी हो जाएगा। इंटीग्रेशन सोसाइटी का जो आप पीछे पूछ भी रहे थे कि सॉल्यूशन क्या है, इंटीग्रेटेड सोसाइटीज़ या इंक्लूसिव सोसाइटीज़ जहाँ पे नहीं होंगी वहाँ ये कॉन्फ्लिक्ट होंगे। आपको अच्छा दिखना है, आप अपने एक्ट से अच्छे दिखिए, आप अच्छे कर्म कीजिए, आप रिलीजन छोड़ दीजिए। हम बहुत सारे लोगों को इसलिए याद रखते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छे काम किए। एग्जैक्टली। और इसे मैं और सिंप्लीफाई करके एक एग्जांपल सोसाइटी से ही दे रहा हूँ। आप किसी ऐसे कार्यक्रम में गए होंगे जहाँ पे किन्हीं साहब ने उसे स्पॉन्सर किया होगा और स्टेज पे बैठने के लिए पैसे भी दिए हों और एक बड़ा सा बैनर लगा के तमाम ज़िंदगी उसने लोगों को परेशान किया, ज़िल्लतें की और पैसा कमाया, और फिर उसे लगा कि यार इज़्ज़त कमा दी तो थोड़ी सी इज़्ज़त कमा ली जाए। तो वो एक सोशल प्रोग्राम कर रहा है, जगराता भी करा रहा है, रिलीजियस प्रोग्राम कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, और वह स्टेज पे चढ़ के बैठा है कि लोग मुझे पहचान रहे हैं और मुझे आइडेंटिफाई कर रहे हैं। यही चाहते हैं ना उसकी। उसी प्रोग्राम में कई बार आपने देखा होगा कि वो तो पैसा खर्च कर रहा है, और एक आदमी आया है जो बेचारा बहुत अच्छा होलिया हो सकता है ना हो, फाइनेंशियली उस जैसा ना दिख रहा हो, और वो निकला, लोग उठ के खड़े हो गए, बोले प्रणाम, कोई पैर छू रहा, कोई नमस्ते। क्यों? कर्म। उसने अच्छे कर्म किए, उसने समाज में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, या समाज का बुरा ना करके कुछ अच्छा कर दिया है। और समाज को कोई बहुत बड़े बड़े कामों की ज़रूरत नहीं पड़ती अच्छा बताने के लिए। अब तो अच्छा छोड़ दीजिए, अब तो लोग ये कहने लगे यार तुम किसी का बुरा नहीं कर रहे हो तब भी बहुत अच्छे आदमी हो। वरना अच्छाई का पैमाना यही था, या अच्छा दिखने का, या लोगों से बेहतर दिखने का, कि आप इससे एक लंबी लाइन खींच दीजिए, आप इससे अच्छा काम करके दिखा दीजिए। अपने ख़ानदान में भी, आपके यहाँ भी आप देखिएगा कि कज़िन्स में, ख़ानदान में कज़िन्स में बहुत गला काट वाली रेस होती। सबसे ज़्यादा बुराइयाँ रिश्तेदार करता आदमी की, करता नहीं करता। लड़ाई किससे होती हैं आपकी? मुझसे क्यों होगी? मेरा आपसे कोई इंटरेस्ट नहीं है, आपके रिश्तेदार से, आपके पड़ोसी से। उसी कंपटीशन आपका हो रहा है। लेकिन उसी बीच में आपके उसी कंपटीशन के बीच में, उसी गला काट प्रतियोगिता के बीच में किसी एक आदमी ने बहुत बड़ा काम कर दिया। मान लीजिए, बहुत बड़ा भी नहीं, छोड़िए, यूपीएससी का एग्ज़ाम निकाल दीजिए। मान लीजिए आप भूल गए, कल तक मैं इसकी बुराई कर रहा था, मैं कल तक इसकी प्रगति में बाधा डाल रहा था, कल तक मैं इसे आगे बढ़ने नहीं देना चाहता था। आप क्या कहते घूम रहे? नहीं यार, वो मेरा भाई है, मेरा कज़िन है यार, कल तक बोलचाल भी नहीं थी कज़िन से, आज वो अच्छा हो गया। तो आप अपना एक मेयार ऊपर कर लेंगे तो सोसाइटी अपना आप डोमिनेंस आपका मानने लगती, और ऐसे नहीं मानती अपनी ही सोसाइटी में। ये मतलब ये पत्रकारिता वाला कह लो और सोशल जो हमने जो सोसाइटी को पढ़ा है, दोनों उसमें एग्जाम्पल्स में देख लीजिए आप। आज भी लोग ये कहते हैं ये यार, ये आदमी पढ़ा लिखा है तो ये सही कह रहा होगा। होता है पढ़ा लिखा है जिसको एक्सपोजर एक्सपीरियंस है, तो वो सही कह रहा है। ये आदमी बहुत वो कि ये बड़े अच्छे आदमी हैं यार, ये सही बात। आपका पॉलिटिकल ओपिनियन, इंडियन पॉलिटिक्स पे लेट्स से अगर आप कोई कमेंट करते हो स्पेशली हिस्ट्री का,
तो मैं भी उसको 2 बार ही वो करूँगा, चाहे अंदर से ऐसी आवाज़ आ रही हो कि शायद ये बात सही नहीं है, लेकिन फिर भी एंड दैट इज़ हाउ द मान वर्ल्ड लेता, वर्क्स, आदमी मान कि लेता आपको ज़्यादा पता है। डिस्पाइट कि आपका रिलीजन क्या है, आपकी कास्ट क्या है, आप किस बैकग्राउंड से आ रहे हैं क्या, लेकिन अगर आप अच्छे हैं, बोले नहीं यार ये आदमी बड़ा ठीक बड़ा है। सिंपल, देखिए आपकी दोस्ती, आपके रिलेशनशिप सर अलग रिलीजन में होंगे, और वापस से यहाँ पे रिलीजन की इसलिए बात करता हूँ कि स्पेशली इंडिया में जो मैंने देखा है, फूड, इंडिया के बाहर भी गोरे बहुत ज़्यादा जैसे कम दोस्त होते हैं इंडियंस के, फूड हैबिट सबसे कॉमन है ना, मैच नहीं करती दो रिलीजन की। दिक्कत मेरे साथ आती है, जैसे मैं बताऊं भाई, आप उसे रिलीजियस बैरियर भी मान सकते हैं मेरा, या मेरी चूँकि फूड हैबिट जो शेप अप होती हैं, डिफाइन होती हैं, वो जिस फैमिली में पैदा हो गया, तो मेरे लिए जो है, मैं जाहिर सी बात है मैं नॉन अल्कोहलिक हूँ, और मेरे अमेरिकन या यूरोपियन जो फ्रेंड्स हैं या जर्नलिस्ट हैं, उनके साथ में मैं कई बार कई कॉन्फ्रेंसेस में, प्रोग्राम में फंसा, लेकिन हाँ इस चीज़ का एडमायरेशन मेरे अंदर है और उनका एहतराम है। बड़ा लोग यहूदी और ईसाई और ये सब करते होंगे, कम से कम ब्रिटिशर्स और अमेरिकन्स का या जर्मन्स का, 3 के साथ मेरा एक्सपोजर ज़्यादा रहा है, तो बाकी का मुझे नहीं पता क्या होता होगा, लेकिन वो लोग आपके जो सेंटिमेंट्स हैं या आपके जो रिलीजियस जो बाउंड्रीज़ हैं, वो उसे रीड करना जानते हैं और उसकी इज्जत करते हैं, डिस्पाइट उन्होंने पूरी दुनिया में चॉइस की भी रिस्पेक्ट करते हैं। हाँ, कितने आपने कलेबो रखा हो, कितने आपने B-52 घुमा रखे हो, कितने लोग आप जो है आप वॉर अगेंस्ट टेरर कुछ भी लड़ रहे हो, वंस वो आपके कनेक्ट में आ गया, आपके बराबर में बैठा है, तो आपको बराबरी देता है। गोरों में कभी उन्होंने स्लेवरी पे, उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा है, वर्ल्ड वॉर लड़ लिए, सब कुछ कर लिया, लेकिन इंसान को इंसान समझने की जो समझ है वो उनकी हमसे बहुत बेहतर है, और वहाँ हम जो लैक कर रहे हैं, जो मिस कर रहे हैं, वो ये है, और ये हमारा ब्लंडर मान लीजिए, हमारी गलती मान लीजिए, हमारी नाअहली। एज अ मुस्लिम भी मैं मानता हूँ कि जो सो कॉल्ड अशराफ या एलीट जो मुसलमान था, उनकी ज़िम्मेदारी ज़्यादा थी, उन्होंने सोसाइटी के लिए अपनी ज़िम्मेदारी नहीं समझी, लोगों को उनके हाल पे छोड़ दिया, उनका सोशलाइजेशन, उनका जो रिलीजियस ट्रेनिंग है वो उस हिसाब से नहीं हुई, और ये भी थोड़ा दिक्कत ये हुई कि भाई टर्बुलेंस में कम्युनिटी साउथ एशियन मुस्लिम्स बहुत ज़्यादा रहे, हिंदूज भी बहुत ज़्यादा टर्बुलेंस में रहे। नहीं, इंडिया एज अ कंट्री हमने टर्बुलेंस, कोई जब यहाँ खाना कम था, पार्टीशन झेल लिया, लड़ाई हो गई, भुखमरी आई, अकाल आए, और वेदर क्लाइमेट सब तरह की परेशानियाँ हमने मिलके झेली हैं। लेकिन अभी बहुत रिसेंट का एग्जांपल है कि जब ये कोविड वाला दौर था, मतलब हम कुत्तों की तरह आपस में लड़ रहे हैं, अगर बहुत ही स्लैंग और बहुत वाहियात भाषा है ये, लेकिन लिटरेरी सच्चाई है कि हम कुत्तों की तरह लड़ते हुए भी, लेकिन हमारे अंदर इतनी इंसानियत तो थी कि अगर कोई सामने पड़ा हुआ कोएग्जिस्ट कर रहे थे। जर्नलिज्म की लाइफ में क्या क्या एक्सपीरियंसेस थे आपके, मेरे व्यूअर्स के लिए प्लीज़ एक बार बताइए, कहाँ कहाँ काम किया, कौन कौन से ब्रांड, कंपनी, लोगों, पॉलिटिशियंस के साथ। देखो बॉस, इस मामले में एक बड़ा आपको बताएं कि मैं जिस गांव से आता हूँ, वहाँ हॉकर सबसे बड़ा पत्रकार होता है, जो अखबार बेचता है या बांटता है, वो जो पर्ची पे लिख के भेज देता है उसे खबर मान लिया जाता है। ओके। तो जब मैंने जर्नलिज्म की बात पहली बार घर में की, तो लोगों के लिए बड़ी हैरानी की बात थी कि यार कहाँ चक्कर में पड़े, लेकिन इसके पीछे एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक इंसिडेंट था कि मेरे एक रिलेटिव थे, मैं उनका नाम इसलिए स्क्रीन पे नहीं लूँगा क्योंकि मैंने उनका नाम लेके कभी अपने करियर में कभी फ़ायदा नहीं उठाया और कभी मैंने उन्हें यूटिलाइज़ नहीं किया। तो जब मैंने उनका कभी यूज़ नहीं किया तो मैं उनका नाम नहीं लेता हूँ, लेकिन उनसे मुझे इंस्पिरेशन मिली और मैं मतलब आई एम थैंकफुल टू हिम, ही इज़ नो मोर, मतलब है नहीं, लेकिन मैं उनका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि मेरी ज़िंदगी में एक इंस्पिरेशन आई जिसे देख के मैं एक ऐसे करियर में गया जो मेरे लिए, मतलब मैं बहुत सेटिस्फाइड मतलब जर्नलिस्ट हूँ उस दौर में भी जब मीडिया को लेकर तमाम तरह की बुरी बातें हो रही हैं। कहाँ से स्टार्ट किया था आपने? तो स्टार्ट क्या किया भाई, हम तो बचपन में किस चैनल के साथ काम किया आपने? मैंने ETV के साथ काम किया है, मैंने राज्यसभा टेलीविज़न के साथ काम किया है, मैं TV9 की फाउंडिंग टीम का मेंबर रहा, और उसके अलावा डिजिटल में भी एशियाविल के साथ मैंने किया है, मैं नेशनल हेराल्ड के साथ में भी कर चुका हूँ, मैं इवन मतलब बाहर के भी 2-3 में चूँकि थोड़ा सा, और अभी बड़े हाउसेस के साथ और हिंदुस्तान टाइम्स के साथ मैंने काम किया, मैंने जागरण के साथ काम किया, मतलब बहुत सारे,
और अभी भी मैं मतलब कम से कम 3-4 मीडिया हाउसेस हैं जिनके साथ मैं एज अ कंसल्टेंसी रोल में हूँ। और ख़ाली इंडिया में नहीं हूँ मैं, साउथ एशियन एक प्रोजेक्ट है, उसमें अलग अलग जगह मैंने ईरान में एक इंस्टीट्यूशन के लिए कंसल्टेंसी रोल किया, मैंने इराक़ में भी रिसेंटली काम किया, और मतलब बहुत सारी जगह तो, और पढ़ाया भी है मैंने जर्नलिज्म, आईएमसी मैंने पढ़ाया है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैंने पढ़ाया है। और अब तो ये कह सकता हूँ कि कोई मीडिया हाउस ऐसा नहीं है जिसमें मेरा एक स्टूडेंट, मेरा एक ट्रेनी या मेरा एक इंटर्न नहीं है। वाइस प्रेसिडेंट, एक्स वाइस प्रेसिडेंट, क्या क्या रोल था आपका? देखिए, 2 चीज़ें हैं। एक तो राज्यसभा टेलीविज़न के हम साथ थे, तो उसका होने का एडवांटेज ये था कि वो राज्यसभा सेक्रेटरी, हमारा जो चेयरमैन हुआ करता वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हुआ करता था। ओके। तो जाहिर सी बात है उसके साथ में जहाँ भी हमारी ड्यूटी लग जाएगी तो उसके साथ में चले जाएंगे। तो उसमें 2 फ़ायदे होते थे। एक तो ये था कि भाई प्रोटोकॉल आपको बड़ा अंग्रेज़ी वाला जो एक भोकाली होती है वो मिल जाता है, और दूसरा ये हो जाता था कि आप सिस्टम को बड़ा करीब से देख समझ पाते थे कि दुनिया में चल क्या रहा है या क्या हो रहा है, और पावर को बड़े करीब से या उस एंगल से वो समझना एक आसान होता है। हालांकि दिहाड़ी मजदूरी है भाई, पत्रकारिता कोई बहुत एलीट वाला प्रोफेशन नहीं है, लेकिन आपको बहुत सारे इंसाइट्स मिल जाते हैं। पार्लियामेंट में हम रहे या मतलब पॉलिटिशियंस को हमें एक्सेस मिला, और बहुत सारे प्रोग्राम ने, और जो एक डेमोक्रेटिक सेटअप का या पार्लियामेंट्री सेटअप का एक जो इंसाइट होता है वो हमें इसलिए पता है क्योंकि हमने वहाँ काम किया। इवन राज्यसभा टेलीविज़न में जाने से पहले तो हमें स्टैंडिंग कमेटी के रोल, या बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होगा कि मतलब जो एमपीज़ हैं जब हाउस नहीं चल रहा होता तो क्या कर रहे होते हैं। ये होता है ना, लोग शिकायत करते हैं कि हाउस तो चल नहीं रहा, तो कॉन्स्टिट्यूंसी में भी नहीं आ रहा है। नहीं, बहुत सारा ये डेमोक्रेसी में जो इंस्टीट्यूशन विद इन इंस्टीट्यूशन है, बाकायदा पीछे स्टैंडिंग कमेटीज़ होती हैं, अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ को कंसल्टेंसी रोल उनका है, बिल ड्राफ्ट कर रही हैं, बिल पे बदलाव कर रही हैं, बिल में बीच में इंस्टीट्यूशन कमज़ोर ज़रूर हुए हैं, लेकिन ये कि हमारे जो फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थे उन लोगों ने एक बड़ा अच्छा एक डेमोक्रेटिक सेटअप, हमने अलग अलग जगह से बहुत सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में भी, सिस्टम में भी है मतलब अडॉप्ट की हैं, लेकिन अच्छी चीज़ है, अच्छी प्रैक्टिसेस थी। तो वो हुआ, और हमें ये पता चला कि भाई कैसे मैच फिक्सिंग कैसे होती है, अपोजिशन और पोजीशन के लोग क्या कर लेते हैं। जो भी हमने किया वहाँ पे मिसाइल्स मारे, हाउ डू यू सी इट? एज अ जर्नलिस्ट मैं कह सकता हूँ कि जो हमारी आर्मी या डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट है वो दुनिया के मोस्ट प्रोफेशनल सेटअप्स में से एक है, डिफेंस सेटअप्स में। और मैं इसलिए भी कह सकता हूँ कि मेरा फैमिली कनेक्ट चूँकि कैंटोनमेंट्स और मिलिट्री से रहा है डिसिप्लिन के मामले में, और जिस हम इंक्लूसिव सोसाइटी की बात करते हैं, बाहर भले कुछ राजनीति चल रही हो, सेना इन सब बवालों से हमेशा हमारी दूर रही। और जिस तरीके से अभी भी जो मैं शुरू में इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहा था कि हमारा एक यकीन है कि अगर यहाँ बिगड़ेगा तो सेना कैलेमिटीज़ में, डिज़ास्टर्स में, मतलब हर तरीके से जहाँ आप उन्हें लगा दीजिए अपनी ज़िम्मेदारी बखूबी निभाना जानते हैं, और आप अगर उन्हें टास्क दे देंगे तो वो उसे निपटना जानते हैं, चाहे किसी भी हद तक जाना पड़े। इस वाले पे अगर आप मेरा पर्सनल व्यू पूछ रहे हैं तो हमने एक टेक्निकल एक ब्लंडर ये किया कि हमने पहले आर्मी को ये कह दिया कि फ्री हैंड हम दे रहे हैं, वो पॉलिटिकल मैसेजिंग हमने करने की कोशिश की, और फिर हमने उसके हाथ बांध दिया। ये मेरा पर्सनल व्यू। तो हाथ नहीं बांधना चाहिए था, द वॉर शुड गो ऑन। देखिए, वॉर का मैं, और लोग क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, मैं से नो टू वॉर वाली क्लास का मेंबर नहीं हूँ। अच्छा। लेकिन मैं उसमें भी नहीं हूँ कि आप जाके, मतलब मैं वॉर हॉकिंग नहीं, तो जब आपने बात करी हाथ बांध दिए, नहीं, मैं वॉर हॉक भी नहीं हूँ। मतलब मैं नहीं कहता कि आप चढ़ जाइए या रोज़ आप बम बंदूक चलाइए। और मैं फिर शुरू में भी आपसे मैं कहा भी है कि मैं उन लोगों में हूँ जो यकीन मानते हैं कि बंदूक से, बम से कभी ना इनकलाब आते हैं और ना इनसे कभी सॉल्यूशंस निकलते। लेकिन वंस यू आर इन अ बैटल फील्ड, जब आप बैटल फील्ड में चले गए तो वहाँ पे अगर मगर के लिए कोई गुंजाइश नहीं है, सवाल नहीं होने चाहिए। मेरी आर्मी अगर मैदान में और मैं अगर सवाल कर रहा हूँ तो मैं उसे कमज़ोर कर रहा हूँ, या मैं उस टाइम जो भी इधर उधर की बातें कर रहा है मैं उसके फेवर में नहीं हूँ। आर्मी को जब आप कह रहे हैं आपने मैदान में झोंक दिया, तो फिर आप जो डिज़ायर्ड आउटकम है, क्योंकि किसने सेट किया गोल मैं सेट नहीं कर रहा हूँ,
गोल कौन सेट करता है? पॉलिटिकल लीडरशिप करती है, जो बार बार हम कहते हैं। नेतृत्व तय करता है कि हमारा गोल ये है। अंदर डिफेंस सेटअप को क्या गोल दिया मुझे नहीं पता, लेकिन पब्लिक में टेलीविज़न पे जो हो रहा है, जो जिम्मेदार लोग हैं जिन पे जिम्मेदारी है, जो सो कॉल्ड नेतृत्व है, जो कह रहा है कि हम नेशन को लीड कर रहे हैं, उसका क्रेडिट लेने के लिए सबसे आगे कूदा पड़ता है। वो जो क्रेडिट खोर कम्युनिटी है वो कह रही है कि हम इससे कम पे गुजारा नहीं करेंगे। और आपने पूरे एक यूफोरिया पैदा कर दिया लोगों में कि हमें पीओके भी चाहिए और हमें ये भी चाहिए, और हम आतंकवाद की अम्मा का ख़ात्मा करके आएंगे। ये डिज़ायर्ड गोल है। और जाहिर सी बात है, इस टाइम जो ये चाहे पहले पुलवामा हुआ चाहे पहलगाम हुआ, वो दोनों इश्यूज़ हमें डिस्टेबलाइज करने के लिए पहले पॉलिटिकली और इस बार सोशली, एक आपने बार बार सुना भी होगा कि नाम पूछ के या मज़हब पूछ के मारा। मैं इस बात का डिनाई नहीं कर रहा कि मज़हब पूछ के नहीं मारा होगा। टेररिस्ट है, ह्यूमनिस्ट नहीं है। टेररिस्ट का काम क्या है? टेरर फैलाना, सोसाइटी में डिवीज़न पैदा करना और पॉलिटिकल गोल अचीव करना अपने मास्टर्स के लिए। हमने क्या किया? जो वो चाहता था हमने उसे सफल कर दिया। नहीं, लेकिन एक्शंस लिए, मतलब सफल नहीं। एज ए सोसाइटी देखिए ना, हम क्या कर रहे हैं। हम पाकिस्तान से नहीं लड़ रहे हैं भाई, हम आपस में लड़ रहे हैं। डाइवर्जन कहाँ कर दिया आपने कि साहब पहले अंदर के गद्दारों को मार दीजिए। आप अंदर के गद्दार आप किसे कह रहे हैं? नहीं, लेकिन ये किसने कहा अंदर के गद्दारों अरे को मार दीजिए? कौन कह रहा है यार? सब देख रहे हैं कौन कह रहा है। इसमें कोई किसी का नाम लेना ज़रूरी है? ये पूरी सेटअप चल रहा है इसी बात के ऊपर। जैसे कि प्लीज़ कोट करिए, मैं ऑनेस्टली जानना चाहता हूँ। राइट विंग का कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, अमित मालवीय से लेके जो बीजेपी का आईटी सेल है, क्या वो नेशन बिल्डिंग की बातें कर रहा है? टेलीविज़न का चैनल देख लीजिए आप, जो सरकार के प्रवक्ता बने हुए चैनल हैं। मैं जर्नलिज्म में इसलिए प्रवक्ता कह रहा हूँ क्योंकि वो जर्नलिज्म नहीं है। हमने वाली जर्नलिज्म देखी नहीं थी कभी ज़िंदगी में। हम जिस स्कूल से आए थे जर्नलिज्म के, उसमें कहा जाता था कि मैं अगर महंग वाजपेयी पे कोई इल्ज़ाम लगा रहा हूँ तो पहले महंग वाजपेयी का साथ में वर्जन भी ले लूँ, उसे एक बार अपॉर्चुनिटी दूँ कि भाई तुम्हारे ऊपर ये इल्ज़ाम है, चाहे उन्होंने करप्शन किया है, उनके अगेंस्ट FIR है, उनके अगेंस्ट वीडियो है, तो लेकिन फिर भी मैं एक मौका दूं कि वाजपेयी उसमें अपनी सफाई में कहें कि भाई ये क्यों हुआ, और मैं कहूँ ये चोर है, ये चोर है, ये चोर है, ये आतंकवादी है, आतंकवादी आतंकवादी है, ये कम्युनल है, कम्युनल है, कम्युनल है, ये रेडिकल है। अब मैं एक बात वन साइडेड जा रहा है। एक बात बताता हूँ उस पर। जब पुलवामा हुआ था तो एक ग्रुप था जो ये कह रहा था कि इसको इंडिया ने ही स्टेज करा दिया अपने सैनिक पे। यहाँ तक कि एक गवर्नर है जिन्होंने कहा था कि गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट थी ये कॉज करने में। उसी तरीके से जब इस बार ये इशू होता है तो, और मैं बहुत क्लियरली आपको एक बात बता रहा हूँ, मैं पॉलिटिक्स में नहीं जा रहा। मैं जो अभी बात कह रहा हूँ, ये इसका सारा का सारा जो थॉट प्रोसेस है वो इंडिविजुअल एक्सपीरियंस है मेरा किसी चैनल को या देखता भी नहीं मैं टीवी के, टीवी से आया हो या कहीं से आया हो। जब ये इशू हुआ तो सबसे पहले एक थॉट प्रोसेस बाहर निकल के आया और वापस से वो कुछ ही लोग थे जो उसको बोल रहे थे, उसी थॉट प्रोसेस को, कि ये खुद से स्टेज करवाया है ये इंसिडेंट। खैर गवर्नर का तो मसला क्या है उनका, देखिए ठीक है, अब वो पास्ट की बात हो गई। उसी पार्टी अब समझिएगा एक बात को, होता क्या है कि जब और इस बार भी इस बात पे मैं कहूँगा कि जब लास्ट इंडिया ने जो स्ट्राइक करी थी तो बहुत सारे लोग इंक्लूडिंग अरविंद केजरीवाल उसका प्रूफ मांग रहे थे, है ना, कि एंड वंस अगेन जैसे आपने शुरू किया था तो बताया कि मेरे घर में भी हैं आर्मी के लोग और वो लोग वहाँ जाकर बदल जाते हैं। दे आर वेरी शिवलरी होती है उनमें, एजुकेटेड, और समझ रहे हैं उनका थॉट प्रोसेस ही अलग होता है। दे नो, मतलब आपको हर कोई इज्जत करता है,
यहाँ तक कि अगर किसी से भी पूछा जाए स्टेट पुलिस और आर्मी में, तो हर किसी का आर्मी आर्मी को के साथ दर्जा जाता है। अलग बच्चे होता से है। पूछ लीजिए, वो कहेगा बोले मैं बट आर्मी द में जा- इंटेंट ऑफ आर्मी ने स्ट्राइक्स करे, दैट वाज क्वेश्चन बाय पॉलिटिकल लीडर्स। इस बारी भी जब इशू हुआ तो उसके बाद तुरंत बातें शुरू हो गई कि इंटेलिजेंस फेलियर और खुद से स्टेज कराया उसकी दिक्कत और इलेक्शंस आ रहे हैं इसलिए करा दिया। हम इसीलिए कहते हैं कि आप गलत प्रेसिडेंट सेट मत कीजिए। आर्मी का पॉलिटिसाइजेशन किसने शुरू किया? किसने किया बताइए। भाई, क्रेडिट लेने के लिए 2014 से पहले भी कभी ऐसा होता था कि आप जनरल्स को या उनसे पॉलिटिकल मैसेजिंग कराएं कि हम ये कर दें, हम वो कर दें टाइप, लेकिन हुआ। अब CDS रावत हमारे बीच में नहीं है, लेकिन ही स्टार्टेड पॉलिटिकल मैसेजिंग। किसके लिए करना शुरू किया किसी को नहीं पता। जनरल VK सिंह क्या क्या नहीं किया और क्या क्या नहीं, और क्या थोड़ा क्या सा क्लैरिटी से बताइए प्लीज भाई। और जनरल VK सिंह के खुद का जो उनका एज वाला इशू था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने उनसे कहा कि भाई, उनसे ये नहीं कहा कि आप सच बोल रहे हैं, उनसे कहा कि आप इसे वापस ले लीजिए, हमें अच्छा नहीं लगेगा। और इसके बावजूद उन्होंने खूब उसके ऊपर राजनीति की और चुनाव में भी गए रिज़ाइन करके। उसके बाद CDS रावत आए, वो 2-2.5 साल की बातें करते थे। 2.5 साल कभी आर्मी का स्टेटमेंट नहीं था, ये राइट विंग से आया था। 2.5 साल क्या होती है कि साहब 2.5 फ्रंट पे हम लड़ रहे हैं। 2.5 फ्रंट पे कहाँ? बोले साहब चीन, पाकिस्तान और तीसरा मुसलमान। इट वाज़न्ट लैंग्वेज ऑफ आर्मी चीफ, या आर्मी में कभी ये वाली जलालतें नहीं आई। यार हम जानते हैं ना आर्मी पर्सनल्स को, हमारे सगे रिश्तेदारों से अच्छे रिलेशन हमारे आर्मी वालों में, क्योंकि दे आर द रियल ह्यूमन बींग्स यार। वो दे आर द बिल्डर्स ऑफ द नेशन। वो एक एक ब्रिक पे, एक ईंट पे, उनके गोल्स क्लियर हैं। ऊपर से क्या कमांड आ रही, नीचे तक एक लाइन में चलते हैं। वो उनके कभी ये नहीं होता कि तुम ये बोलो वो ये बोले। लेकिन ये नेतागिरी शुरू हुई और ये गलत प्रेसिडेंट सेट हुआ। उसका फ़र्क कहाँ पड़ा? उसका फ़र्क ये पड़ा कि सेना पे राजनीति होने लगी। सेना राजनीति का कभी ऑब्जेक्ट हमारे मुल्क में नहीं था और अब भी होना नहीं चाहिए। मैं अभी भी उसका जो विरोध करता हूँ और मैं निंदा करता हूँ कि कोई अगर आर्मी पे सवाल उठा रहा है, वो वहाँ पॉलिटिक्स के लिए आप 1000 इशू हैं इस मुल्क में भाई, आप उन पर राजनीति कर लीजिए। लेकिन मैं इस मुल्क में रहता हूँ, मैं आज अगर रिलीजन के बेस पे या कास्ट के बेस पे या पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के बेस पे मेरी बीजेपी से लड़ाई हो सकती है, नाराज़गी हो सकती है, लेकिन नेशन का अगर नुकसान होगा तो उससे मैं अछूता रह जाऊँगा क्या? मैं उसका पार्ट हूँ भाई। जितना नुकसान तुम्हारा होगा, जितना महंग वाजपेयी का, उतना मेरा होगा। पाकिस्तान अगर बम फेंकेगा इस स्टूडियो पे तो हम 3 लोग या 2 लोग जो भी है, स्टाफ जो भी है, क्या वो नाम पूछ के मारेगा मुझे या गोली चलाएगा तो गोली चला के भाग जाएगा? कोलैटरल डैमेज। ये तो नैरेटिव सेट करने के लिए कि साहब मज़हब, यार आतंकवादी है, गोली मार रहा है, जा रहा है, वो किससे पूछ रहा है? जो हाँ, जाहिर सी बात है, जहाँ भीड़ होगी तो कोलैटरल डैमेज तो यही होता है कि इधर गोली चले उधर चले, तो जो मरेगा वो जो वहाँ मौजूद होगा, वहाँ बेचारे जो मौजूद थे वो मारे गए या वो मारे जाते हैं। इसमें दिक्कत ये है, हमारा जो ये कहना है कि पॉलिटिक्स छोड़ दीजिए, लेकिन इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी की जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की है। और चलिए, जब आप नाम पूछवाना चाहते हैं, 9/11 पे जाके टीवी पे खड़े होके कौन बोला करता था कि दिक्कत सीमा पे नहीं है, दिक्कत दिल्ली में है? कौन उंगली उठा रहा था? सबने सुना। कौन? हमारे PM साहब। किया नहीं? आप उसे डिनाई कर देंगे? पॉलिटिक्स किसने शुरू किया? क्या क्या बातें नहीं हुई हैं भाई 9/11 के बाद में, सीमा पे, सेना पे, हर चीज़ पे। इससे पहले जो पॉलिटिकल सुचिता का दौर था, उसमें आप याद कीजिए, इंदिरा गांधी को दुर्गा किसने कहा? वाजपेयी जी वाज प्रेजिंग। वाई? बिकॉज हमारा ये अनडिक्लेयर्ड एक बाइबलिक एक थॉट था कि हम आपस में लड़ेंगे, राजनीति भी करेंगे, हम एक दूसरे को बुरा भी करेंगे, लेकिन जब देश हित की बात आएगी, देश की सुरक्षा की बात आएगी, तो वहाँ पे राजनीति नहीं होगी और पूरा देश एक साथ खड़ा हो जाएगा। अब मसला क्या आ रहा है कि आप मेरा विचार पूछ रहे थे कि इस वॉर पे विचार क्या है। नहीं कहना चाहिए, लेकिन मुझे बुरा लगा
बतौर हिंदुस्तानी, बतौर डिफेंस का जो भी मेरा बैकग्राउंड रहा हो, या मैं कैंटोनमेंट में रहने का, या मेरा दोस्ती, या जो भी, और एक बतौर जर्नलिस्ट भी और बतौर ह्यूमन बीइंग भी। हु इज़ डोनाल्ड ट्रंप टू डिक्टेट द टर्म्स? और आप 1,00,000 सफाइयाँ दे लीजिए, उसमें 3 जो बहुत ही वाहियात और बहुत ही जलील करने वाली जो बातें मेरे लिए हैं, जो मुझे शर्मिंदा करती हैं, मैं सरकार पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, वो मुझे शर्मिंदा करती हैं बतौर हिंदुस्तानी। मैं उस पर शर्म महसूस कर रहा हूँ। किस लिए? कि टेलीविज़न कह रहा है कि हाउ डेयर ही, रिपब्लिक टीवी के आप अर्नब गोस्वामी को देखिए ना, मतलब एज ए जर्नलिस्ट भी अगर बात करें, ट्रंप एक अननोन से या फर्जी से प्लेटफॉर्म पे जाके कह दे रहा है कि हमने सीज फायर डील करा दिया, और मतलब बहुत ही तुच्छ तरीका है ये। और उस जैसे आदमी से हम ये तवक्को कर सकते थे, मतलब उसके लिए हमारे मन में कोई बहुत आदर भाव नहीं है, क्योंकि अनार्किस्ट है, इंस्टीट्यूशन से बिलीव नहीं करता, और उसकी कोई एक आइडियोलॉजी नहीं है, ठीक है। और उसने डिक्लेयर कर दिया। यहाँ टेलीविज़न पर डिस्कशन चल रहा है कि वो कैसे कर सकता है। आधे घंटे बाद हमारे यहाँ बेचारा एक ऑफिशियल को आपने खड़ा कर दिया, फॉरेन सेक्रेटरी को, कि आप इस पर ऐलान कर दीजिए। वो अपनी, उसकी बेटी भी गाली खा रही है और वो भी गाली खा रहा है। उसकी वो क्या फैसला लेने वाला आदमी है, या उसने लिया होगा? गाली कौन दे रहे हैं? वही जो कथित राष्ट्रभक्त हैं, जो लाहौर पे और कराची पे कब्जा चाह रहे थे 1 घंटा पहले। अपने नेता को आपने डाइवर्ट कर दिया उठा के। साहब, ये पॉलिटिक्स नहीं है क्या? पॉलिटिक्स तो ये भी थी कि आपको मौका मिला था, और जब पूरा देश, पूरा विपक्ष, हम भी कह रहे हैं कि आप लड़िए, हर आदमी कह रहा है, पूरा एक हिंदुस्तानी चाहता है कि भाई इस बार आप, बहाना ही तो चाहिए होता लड़ाई का। लड़ाई ऐसे थोड़ी होती है कि आपने कभी वॉर डिक्लेयर कर दिया। और बहुत बढ़िया मौका मिला था, दूसरी बार मौका मिला था कारगिल के बाद। कारगिल में मौका इसलिए मिला था क्योंकि हमारे यहाँ घुस आए थे, और हम उन्हें पीछे धकेलते हुए जा रहे थे। हम चाहते तो पीओके में अंदर तक जाना चाहिए था। जो भी लॉजिस्टिक की रही हो या जो भी परेशानी रही हो, हम कारगिल से आगे नहीं गए। वो एक हम मौका चूक गए हिस्ट्री में। ये हमें तारीख़ ने दूसरी बार मौका दिया था कि हमने, हमारे टारगेट क्लियर थे कि हम जो टेरर इंफ्रा है उसे टारगेट करेंगे। हमने कर दिया, ये हमारा रोल ख़त्म हो जाता, ऑपरेशन हो गया था। पॉलिटिक्स अगर नहीं करनी होती, आप कर, हम पॉलिटिक्स कर रहे हैं या और लोग कोई पॉलिटिक्स नहीं कर रहा है भाई। आप उसे ऑपरेशन की तरह हुआ, आपने कर दिया, आपने कह दिया कि ऑपरेशन हो गया, ऑपरेशन कंक्लूडेड, बात ख़त्म हो गई। लेकिन नहीं, बयानबाजी चल रही है, फला भी, ये भी, ये करेंगे, वो करेंगे। उस बीच में पाकिस्तान ने दुस्साहस किया और अनएथिकल था और इंटरनेशनल लॉ के अगेंस्ट भी था कि उसने हमारे यहाँ, और हमने वेल डिफेंड किया। मतलब आर्मी की कैपेबिलिटीज़ पे सवाल नहीं है यहाँ, लेकिन अगर उसने ड्रोन या मिसाइल हमारे यहाँ फेंक दिया, आर्मी ने फेंका, टेररिस्ट ने नहीं फेंका, तो हु डिक्लेयर्ड द वॉर? पाकिस्तान। ये डिक्लेरेशन ऑफ वॉर है कि आर्मी कूद गई, और आर्मी कूद गई तो भाई वॉर हो गया उसमें। क्योंकि जब स्ट्राइक्स हुए थे इंडिया की तरफ से, तो इट वाज नॉट अ मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट व्हिच वाज टारगेटेड। किसी मिलिट्री इंफ्रा को हमने टच नहीं किया था। हमारे पास मौका था, उन्होंने वॉर डिक्लेयर किया, हम चले जाते। उस मौके पे आके ट्रंप या जो भी, वो बाद में क्या क्या जो उसने 3-4 बयान दिए कि हमने व्यापार रोक देंगे, और भी बुरी बात है। हमारे यहाँ एक नेताजी कह रहे हैं, बोले नो नहीं, ट्रंप ने सीज फायर नहीं कराया, तब तो और भी बुरी बात है। मतलब हमने बिना किसी दबाव में और बिना किसी डर के हमने यूनिलैटरल हमने सीज फायर कर दिया। फिर तो हम क्या, तुम्हें लगता है कि हम डर जाएंगे? हम तो नहीं डरे, नेतृत्व डर गया, मतलब पॉलिटिक्स कर रहा है और डर भी गया। तो ये तो और भी जलालत की बात है, शर्मिंदगी की बात है। तो आप इन गलतियों को मानिए, और जब आप कहते हैं कि नेशन की बात करते हैं, तो इन इश्यूज़ पे पॉलिटिक्स मत कीजिए। जब पूरा देश आपके साथ खड़ा हुआ है, तो फिर आप देश में इंडिविजुअल्स को टारगेट मत कीजिए, किसी कम्युनिटी को, किसी पार्टी को, या किसी सेगमेंट को, या किसी को वहाँ पर टारगेट करना बंद कर दीजिए। पॉलिटिक्स बंद हो जाएगी। पॉलिटिक्स तब शुरू होती है जब आप पिन करते हैं। तो जाहिर सी बात है, राजनीति में कोई भजन गाने के लिए तो नहीं आया, सबको अपने अपने पाले खींचे हुए हैं। आप करेंगे और सामने वाला जो भजन गाता रहेगा वो भी तो गाएगा ना भाई। मेक सेंस। बहुत सीधी बात है।
Okay. मत कीजिए देश जब, और फिर आखिर में हम फिर एक बार कह रहे हैं इस बात को, जब देश हित की बात है तो राजनीति मत कीजिए, ना ये करें ना वो करें। गलत ये भी है, गलत वो भी है, और हम भी कर रहे हैं तो वो भी गलत है। लेकिन कई बार ऐसा होता है जब सवाल पूछ लिया आपने तो वो जवाब देना पड़ता है। आप मुझे पिन नहीं करेंगे मगर मैं इस इशू पे मुंह भी नहीं खोलूँगा, क्योंकि मेरा देश हित की बात है। और इस वॉर में जो एक गलती जो हुई है, या जिसे स्ट्रेटेजिकली नहीं मानेगा कोई, गलती भी नहीं हुई है, वो सीज़ फायर का ट्रम्प वाला हमें मान लेना चाहिए। हुआ क्या है? हुआ ये है कि चीन का जो इंटरफेरेंस है वो बहुत डेंजरस रहा है। ये टैक्टिकल PL-15 जो मिसाइल है उसका जो इंटीग्रेशन जो अब उन्होंने एयर डिफेंस पाकिस्तान को दिया है, ये हमारे लिए सबक है। ये 4 दिन का जो स्कर्मिश है, स्ट्रेटजिकली भी और जैसे भी हम माने कि क्या पाकिस्तान ने हमारे एयर डिफेंस सिस्टम को रेप्लिकेट किया है वहाँ चीन ने, वहाँ या चीन ने उन्हें कुछ दिया है। उसका J-17 J-10 चाइना ने वैसे भी हमेशा पाकिस्तान को सपोर्ट किया है। मसूद अज़हर वाले इशू पर उन्होंने 3 या 4 बारी अपना यूनाइटेड नेशंस में वीटो यूज़ किया था कि हम नहीं आइडेंटिफाई कर रहे हैं मसूद अज़हर को एज अ टेररिस्ट। सो दे हैव ऑलवेज सपोर्टेड, चाइना हैज़ सपोर्टेड पाकिस्तान। क्या रीजंस हैं वो ऑब्वियसली उनके भी अपने रीजंस हैं वाई दे सपोर्ट, बट दे हैव। देखिए